हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। दोस्तों, आज हम लोग यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 के लिए टेस्ट नंबर 18 करने वाले हैं, जो कि आपका ध्येय आईएएस स्टडी सर्किल का है और जिसमें आप देखोगे कि हम लोग जीएस के पूरे फुल टेस्ट को करेंगे और साथ ही साथ अप्रैल 2024 का भी करंट अफेयर्स करेंगे। इससे पहले मैंने जनवरी भी कराया था, फरवरी का भी, मार्च का भी और मई का भी। अप्रैल का नहीं मिल पाया था इसलिए उसको नहीं कराया, लेकिन आज वाले टेस्ट में आपको अप्रैल 2024 का भी करंट अफेयर्स पूरा मिलेगा, जिसमें हम लोग पूरे 150 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। और साथ ही साथ जिन लोगों की कमेंट आ रही थी कि सर टेस्ट नंबर 16 और 17 के आंसर की नहीं थी, एक्सप्लेनेशन नहीं था, क्योंकि मुझे खुद नहीं मिल पाई थी उसकी, इसीलिए वो आपको प्रोवाइड नहीं की गई थी। बाकी आप देखोगे टेस्ट नंबर 15 तक सभी टेस्ट पेपर के साथ उसकी आंसर की भी आपको दी गई थी। और इस 18 वाली जो टेस्ट पेपर आज हम कर रहे हैं, इसकी भी आपको आंसर की के साथ पीडीएफ मिल जाएगी। वीडियो के नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, वहां पर इसकी पीडीएफ क्लास पोस्ट होने के बाद जरूर मिल जाएगी 9 बजे के बाद से। तो चलिए शुरू कर देते हैं। चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये पीडीएफ आपको बाइलिंगुअल भी मिल जाएगी, लेकिन हम लोग पेपर को सॉल्व करेंगे हिंदी मीडियम से। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। यहाँ आप पहला क्वेश्चन देख पाएंगे कि राष्ट्रीय समृद्धि सूचकांक, जो सामाजिक आर्थिक विकास के मापन का मानक सूचकांक होता है, इसके मुख्य घटक क्या होते हैं। अर्थात कि जो आपकी नेशनल ग्रोथ की जो इंडेक्स होती है, इसके बारे में पूछ रहा है, या फिर नेशनल प्रॉस्पेरिटी कह दीजिए। समृद्धि का मतलब प्रॉस्पेरिटी हो गई। तो इसमें कौन कौन से प्रमुख घटक शामिल होंगे। देखिए, जीडीपी की वृद्धि दर इसमें शामिल की जाएगी कि आपके देश की जीडीपी कितनी इंक्रीज हो रही है। साथ ही साथ आपकी जीवन की गुणवत्ता में सुधार कितना हो रहा है, अर्थात कि गुणात्मक डेवलपमेंट कितना हो रहा है जो, और अपनी सांस्कृतिक विरासत पर आधारित मूल्य प्रणाली का जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रयोग करना। तो ये 3 घटक होंगे। लेकिन शिशु मृत्यु दर और मातृत्व मृत्यु दर की अगर हम बात करेंगे, तो अगर आप इसे कम कर रहे हो या ज़्यादा कर रहे हो, ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली इससे कनेक्ट नहीं होता है। इसीलिए हम यहाँ पे 1, 3, 4 केवल ये स्टेटमेंट को सही मानेंगे। अगला प्रश्न है आपका, बजट 2024-25 के अनुसार विभिन्न स्कीमों के लिए आवंटित बजट के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे योजना दी गई है और आवंटित बजट जो करोड़ों में दिए गए हैं। जैसे आप यहाँ पर देख पाओगे, तो यहाँ देखेंगे हम योजना, जैसे मनरेगा के लिए अगर हम बात करेंगे तो 86,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। नाभिकीय ऊर्जा परियोजना के लिए 2228 अर्थात कि 2228 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। लेकिन जो सौर ऊर्जा का ग्रिड एस्टैब्लिश करना है, इसके लिए 8,000 रुपए तो कम पड़ जाएंगे, बल्कि इसके लिए 10,000 रुपए जो है कि आवंटित किए गए, 10,000 करोड़ रुपए। और सेमीकंडक्टर का विकास और डिस्प्ले विनिर्माण करने के लिए 6,903, क्योंकि सेमीकंडक्टर का प्लांट कहाँ लगाया गया है, गुजरात राज्य में लगाया गया, और सबसे पहले इसी स्टेट के द्वारा सेमीकंडक्टर पॉलिसी को भी लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पे सौर ग्रिड वाला आपका सही सुमेलित नहीं है। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 3 को, 2023-24 में कृषि आयात के मूल्य में गिरावट आई है, जो मुख्य रूप से खाद्य तेलों के कारण हुई है। देखो, अब पहला स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही बात है कि कहीं ना कहीं जो कृषि आयात हम कर रहे थे सबसे अधिक, वो धीरे धीरे हमने कम करने का प्रयास किया। और ऐसा क्यों, क्योंकि खाद्य तेलों की डिमांड कम हुई है क्या। इसकी अगर हम बात करें तो कितनी गिरावट आई है, आप देखोगे पूरे के पूरे कृषि आयात में हर एक प्रोडक्ट आएगा ना, केवल खाद्य तेल तो आता नहीं है, हर एक तरीके के, जैसे गेहूं, चावल, दाल, चना, मटर, जो भी चीजें आप देखोगे उन सभी को। अगर आप 2022-23 से अगर आप इसकी तुलना करोगे तो लगभग 8% की कमी हुई आयात में। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि किसी भी देश को निर्यात ज्यादा करना चाहिए, आयात कम से कम करना चाहिए। पहला स्टेटमेंट सही है। 2023-24 में 22-23 की तुलना में खाद्य तेलों का आयात कम हुआ है क्या, तो ये बात बिल्कुल नहीं। यहाँ पे आयात की मात्रा से नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पाम ऑयल की कीमतों में तेजी से कमी आई है। पाम ऑयल, जिसको हम चीड़ का तेल भी कह देते हैं, तो इसका जो पहला प्लांट भी खोला गया, नॉर्थ ईस्ट राज्य में खोला गया। करंट अफेयर्स मैंने पढ़ाया भी था कि वहां पे ये पहला प्लांट मोदी जी ने उद्घाटित किया है। तो इसकी मात्रा जो कम हुई, यानी इसकी प्राइस जो गिरी है, इस वजह से आप देखोगे कृषि आयात में कमी आई है। लेकिन यहाँ पे आयात खाद्य तेलों का कम नहीं हो रहा, वो तो लगातार बढ़ रहा है। ठीक, तो इसीलिए आर स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, केवल ए वाला सही होगा, अर्थात सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए, इसी तरीके से हम लोग सारे स्टेटमेंट को, क्वेश्चन को, अदर जो एक्सप्लेनेशन है, फैक्ट है, इन सभी चीजों को साथ में कवर करते हुए चलेंगे। बजट 2024-25 में कितने शहरों में प्ले एंड प्लग सुविधा वाले औद्योगिक पार्क खोलने की घोषणा की गई है। तो आप इसको अगर देखना चाहोगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 100। कितने शहर ऐसे सेलेक्ट किए गए जहां पे प्लग एंड प्ले सुविधा वाले औद्योगिक पार्क होंगे। अब इसका मतलब क्या होता है, प्लग एंड प्ले का मतलब आपको ये तो नहीं है ना कि किसी बोर्ड में जाके चार्जिंग पॉइंट में आपने चार्जर लगाया, मोबाइल अपना चार्ज करना शुरू किया और गेम खेलने लगे। ये प्लग एंड पॉइंट नहीं होते, ये एक ऐसे इंडस्ट्रियल पार्क होते हैं जहाँ पे भवन मिलेगा,
बिजली मिलेगी, पानी मिलेगा, कच्चा माल मिलेगा, परिवहन की सुविधा रहेगी, लॉजिस्टिक सुविधाएं रहेंगी, हर एक प्रकार की सुविधाएं रहेंगी। बस केवल जो मैन्युफैक्चरर है या जो कंपनी है, बस उस कंपनी को आना है यहाँ पे और सीधे प्रोडक्शन करने के लिए पैसा इन्वेस्ट करके शुरू कर देना है। बाकी उसे किसी भी चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी तो सब कुछ वहाँ मौजूद मिलेगा, चाहे वाटर की बात हो, बिजली की बात हो, भवन की हो, रॉ मटेरियल हो, परिवहन सुविधा हो, हर एक सुविधाएं वहाँ पर उसे मिलती रहेंगी। तो इसीलिए, ठीक है, इसीलिए जो है कि यहाँ पर इस्टेब्लिश किया जा रहा है, इसी को प्लग एंड प्ले कहा जाता है, जो सामान्यतः 100 पार्क खोले जाएंगे। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। अप्रैल 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक ने लघु वित्त बैंकों को यूनिवर्सल बैंक या नियमित बैंक बनाने के लिए कुछ मानक पूरे करने की घोषणा दी है, और इन मानकों में क्या शामिल है। तो क्वेश्चन को फिर से समझो, आरबीआई ने जो लघु वित्त बैंक को होते हैं उनको यूनिवर्सल बैंक या नियमित बैंक बनाने के लिए कुछ मानक पूरे करने की बात की है। अब इसके लिए क्या क्या काम उन्हें करना पड़ेगा। पहली चीज अगर देखोगे कि न्यूनतम शुद्ध संपत्ति पिछली तिमाही के, तो इनके अंत में कम से कम 1000 करोड़ रुपए की होनी चाहिए, यानी कि जो इनकी शुद्ध संपत्ति है पिछले तिमाही में 1000 करोड़ रुपए होंगी। दूसरा, अगर हम बात करते हैं दूसरे स्टेटमेंट की, बैंकों को किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर भी सूचीबद्ध होना चाहिए, क्योंकि जो कमर्शियल बैंक होते हैं उनको सामान्यतः कहीं ना कहीं शेयर मार्केट में लिस्टेड होना पड़ता है, जैसे एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सभी है। ऐसे लघु वित्त बैंक को पिछले 3 वर्षों में शुद्ध लाभ कमाने वाला होना चाहिए। ये कोई जरूरी नहीं है, साफ साफ कह दिया पहले स्टेटमेंट में कि भाई पिछली तिमाही में उनका शुद्ध लाभ 1000 करोड़ रुपए होना चाहिए, पिछले 3 साल से कमाओ चाहे मत कमाओ। लेकिन हाँ, एक टर्म्स जरूर रखी जाती है कि 2 वर्षों में तो कमा रहे हो, कम से कम 2 वर्षों से तो प्रॉफिट दिखाओ, तब बनेगी बात। अब पिछले 2 वर्षों में बैंक की सकल गैर निष्पादित आस्तियां 3% से कम या बराबर होनी चाहिए। इसको कहते हैं एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ऐसा ना हो कि आपको कमर्शियल बैंक का दर्जा दिया जाए और आप पहले से ही घाटे में चल रहे हो। तो सीधी भाषा में कहा जाए कि किसी भी बैंक को, जो छोटे बैंक होते, लघु बैंक होते, उन्हें कमर्शियल बैंक के रूप में अगर कन्वर्ट करना है अपने आप को, तो ये कुछ नॉर्म्स होते हैं, उन्हें फॉलो करने होते हैं। तो इसी तरीके से आप देखोगे पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है कि 2 वर्षों का होना चाहिए। अगला प्रश्न है आपका, भारत के 5 राज्य पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, बांग्लादेश के साथ सीमा को स्पर्श करते हैं। बिल्कुल सही बात है। और अगर आप देखोगे तो बांग्लादेश की जो हमारी सीमा लगती है 4096 किलोमीटर भारत के साथ सीमा लगती है सबसे अधिक, और उसमें भी सबसे अधिक लगभग 2200 से अधिक किलोमीटर की जो सीमा है वो बांग्लादेश के साथ लगती है, सॉरी पश्चिम बंगाल के साथ, और दूसरे नंबर पे आपकी त्रिपुरा के साथ सीमा लगती है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा त्रिपुरा और उसके बाद पश्चिम बंगाल, यही गलत है। बल्कि फर्स्ट नंबर पे आपकी आ जाएगी क्या, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करती है, और सेकंड नंबर पे आपका आएगा त्रिपुरा। तो ये दूसरा तो गलत हो गया, पहला ही केवल सही है, इसीलिए यहाँ पे सही पूछा जा रहा है, तो केवल ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजनाएं एनटीपीसी की गैस आधारित विद्युत परियोजनाएं होती है। अब देखो एनटीपीसी क्या होता है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, जो कि ताप विद्युत के माध्यम से बिजली का प्रोडक्शन करती है। अगर इसके एस्टैब्लिशमेंट की मैं बात करूं तो 1975 में इसको एस्टैब्लिश किया गया, और इसके द्वारा 1977 में पहली यूनिट अपनी सिंगरौली में लगाई गई, जो सोनभद्र में स्थित है, यानी कि सोनभद्र और एमपी के बॉर्डर पर लगाई गई थी। लेकिन इसके बाद धीरे धीरे इसने कुछ गैस आधारित ताप विद्युत संयंत्र शुरू किए और कुछ कोयले आधारित शुरू किए। तो यहाँ पे जो गैस आधारित आपसे पूछा जा रहा है, ये आप देखोगे एक तो कवास देखने को मिलता है जो आपके गुजरात में स्थित है, साथ ही साथ आपको अंता देखने को मिलेगा जो आपके राजस्थान में स्थित है। ये दोनों इसकी गैस आधारित हैं। साथ ही साथ आप देखोगे एक औरैया, हमारे यूपी के अगर लिहाज से हम देखें तो यहाँ पे आपको औरैया देखने को मिलेगी, जो किससे समेत है, गैस आधारित प्लांट है। एक और प्लांट मैं आपको बताना चाहूंगा, फरीदाबाद के नाम से, जो हरियाणा में आता है, ये भी गैस आधारित प्लांट है। जबकि आप अगर देखोगे रामागुंडम हो गई और कहलगांव, ये दोनों आपकी क्या हो जाएंगी, कोयला आधारित हो जाएगी। कहलगांव की अगर मैं बात करूं तो ये आपका देखने को मिलता है बिहार में, जो कि पिछली बार आरओ एग्जाम से पूछा गया, और रामागुंडम की अगर मैं बात करूं तो ये आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिल जाएगा। यूपी की अगर मैं बात करूं तो सिंगरौली, जो 1977 में ओपन की गई थी, फिर उसके बाद रिहंद, ये भी सोनभद्र में, फिर टांडा जो अकबरपुर के पास पड़ता है यूपी में, ये तीनों ही कोयला आधारित हैं इसकी। तो इस तरीके से सही आंसर क्या हो जाएगा, कवास और अंता, ये दोनों गैस आधारित एनटीपीसी की परियोजनाएं हैं। अंता कहां पड़ेगा, राजस्थान में, कवास कहां है, गुजरात में। ये मिलान करने के लिए भी प्रश्न आते हैं। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। यहाँ पर अब यहाँ पे इंग्लिश मीडियम का पेपर है, हिंदी में आ जाते हैं।
विशाखापत्तनम लौह इस्पात संयंत्र के कथनों पर विचार कीजिए। इसे लौह अयस्क बेलाडिला की खानों से मिलता है। बिल्कुल, जो विशाखापत्तनम होता है जो आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में पैदा है, तो बेलाडिला कहाँ की खान है? छत्तीसगढ़ की खान है। तो जाहिर सी बात है भाई, आंध्र प्रदेश से इजीली कनेक्ट हो जाने की वजह से इसको मिल जाएगा वहां पे। फिर वहीं पे देखते हैं, मतलब इस लौह इस्पात संयंत्र के लिए कोयला ऑस्ट्रेलिया से आयात किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, कोयले की बात करेंगे तो हमें ऑस्ट्रेलिया से आयात करना पड़ता है, और इस आधार पे 1 और 2 दोनों ही कथन आपके सही होंगे। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है, प्रायद्वीपीय भारत में कोई निश्चित शीत ऋतु नहीं होती है। बिल्कुल, प्रायद्वीपीय भारत जो दक्षिण भारत होता है वो 0 डिग्री या भूमध्य रेखा से नजदीक होने के लिए यहाँ पे शीत ऋतु का इतना प्रभाव नहीं देखने को मिलता। आपने कई बार मूवीज वगैरह में, कई बार अपने रिश्तेदारों या दोस्तों से सुना होगा कि गोवा, बॉम्बे, केरल, तमिलनाडु में जो तटीय क्षेत्र हैं या आंतरिक क्षेत्र भी हैं, वहाँ पे लोग केवल 12 महीने केवल एक पतली सी कॉटन की शॉल रखते हैं, उसी को ओढ़ के अपना जीवन बिताते हैं। वहाँ रजाई या जैकेट वगैरह की बहुत खास जरूरत नहीं पड़ती। तो ये बात भी सही है। और तटीय भागों में समुद्र के समकारी प्रभाव और भूमध्य रेखा की निकटता के कारण ही ऋतु के अनुसार तापमान के वितरण के प्ररूप में कोई विशेष अंतर नहीं आता है। जैसे हमारे उत्तर भारत में है, पंजाब में, दिल्ली में, यूपी में, हरियाणा में बहुत कड़ाके की ठंडी पड़ती है, एकदम नवंबर, दिसंबर में, जनवरी में आप देखो बहुत अच्छी ठंडी पड़ती है, जबकि दक्षिण भारत में ऐसा कुछ होता नहीं है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है और व्याख्या भी आपकी सही है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें रिहंद बांध परियोजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो इसको देख लेते हैं। यह बांध सोन की सहायक नदी रिहंद पर बनाया गया। बिल्कुल, सोन की देखो 2 प्रमुख सहायक नदी होती है, एक कोयल नदी होती है, एक रिहंद नदी होती है, और सोन खुद गंगा की सहायक नदी होती है जो अमरकंटक से निकलकर बिहार में पहलेजा घाट के निकट मिल जाती है, पटना में। तो पहला सही है। बांध का निर्माण सोनभद्र जिले में पिपरी नामक स्थान पे किया गया। बिल्कुल, पिपरी हो गया, ओबरा हो गया, ये सब कोयला के क्षेत्र होते हैं। इस बांध के पीछे गोविंद सागर नामक एक कृत्रिम झील बनाई गई। बस यही गलत है, क्योंकि दोस्तों गोविंद सागर जो है ये आपके हिमाचल प्रदेश में है, भाखड़ा नागल डैम के पीछे। लेकिन यूपी में जो बनाई गई है सोनभद्र में, उसका नाम क्या होगा? गोविंद बल्लभ पंत सागर। क्या हो जाएगा? गोविंद बल्लभ पंत सागर। ये आपके यूपी सोनभद्र में है, तो तीसरा गलत हो गया। फिर यह कृत्रिम झील उत्तर प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित है। तो मेरे दोस्त, छत्तीसगढ़ की सीमा पर नहीं है बल्कि एमपी की सीमा पर है, इसीलिए चौथा भी गलत हो गया। तो सही हो जाएगा केवल बी ऑप्शन, ए और 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 11 को चलते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिन्हें संपूर्ण वर्ष अपेक्षाकृत स्थिर ताप की आवश्यकता ही होती है, तो ऐसे पौधों को कहते हैं स्टेरनोथर्मल। अब देखो यहाँ पे कुछ ज्यादा डिटेल हम बता नहीं सकते, क्योंकि कुछ इसके बारे में गूगल पे विजिट करने पे कोई खास जानकारी नहीं मिली। तो ऐसे प्रश्नों को केवल रट लेने में ही भलाई है। तो इसको क्या कहते हैं? स्टेरनोथर्मल। अगर आप लोगों को कोई विशेष जानकारी हो इसके बारे में जो एग्जाम में पूछने की संभावना हो, तो कॉमेंट सेक्शन में डिटेल से एक्सप्लेन कर दीजिएगा। अब यहाँ पर हम बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। विश्व की सर्वाधिक प्रवाल भित्तियां उष्ण कटिबंधीय सागर जलों में मिलती हैं। बिल्कुल सही बात है भाई, ये तो पहला स्टेटमेंट सही है। ठीक, प्रवाल भित्तियों में उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों की अपेक्षा विविधता कम पाई जाती है। नहीं मेरे भाई, प्रवाल भित्तियों में तो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों की अपेक्षा बहुत अधिक जो है कि विविधता पाई जाती है, और इसीलिए तो इनको क्या कहा जाता है? सामुद्रिक वर्षा वन भी कहा जाता है। इसका मतलब है कि प्रवाल भित्तियों में विविधता बहुत अधिक पाई जाती है। तो यहाँ तो स्टेटमेंट दूसरा गलत हो गया सीधे सीधे। अब देखते हैं, विश्व की लगभग 2/3 प्रवाल भित्तियां ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस के राज्य क्षेत्र में स्थित है। यह भी गलत है बेटा। 1/3 तो मान सकते हैं, 2/3 तो बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि अगर आप ऑस्ट्रेलिया में देखोगे जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज वाली है, तो उसमें पूरे विश्व का 19% मिलता है। इंडोनेशिया में पूरे विश्व का 17% मिला। 19 और 17 को लगभग आप जोड़ लोगे तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 36% के आसपास आ जाएगा। तो ये तो 1/3 हुआ ना विश्व का, 2/3 का मतलब 66% हो गया। इतना नहीं हो सकता है, इसीलिए तीसरा भी गलत है। तो आपका 2 और 3 दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। अब यहाँ पर आगे चलते हैं। यहाँ पे कुछ संस्थान के नाम देखेंगे। हालांकि इन सभी संस्थानों की स्थापना लखनऊ में की गई है। जैसे जनजाति और लोक कला संस्कृति संस्थान की बात करेंगे तो 1996 में एलक्यू मतलब लखनऊ में स्थापित हुआ। उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान की बात करेंगे तो 1991 में एलक्यू यानी लखनऊ में स्थापित हुआ। अगर बात आगे करते हैं कि उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की, तो ये 1963 में, ये भी आपका कहाँ पे? एलक्यू यानी लखनऊ में स्थापित हुआ। और राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ, इसके आगे तो लिखा ही है लखनऊ, लेकिन इसकी स्थापना 1988 में नहीं बल्कि 1964 में की गई थी। तो इस आधार पर आप देखोगे ये मैंने सही आंसर बता दिया। फिर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। चीन तथा भारत कोयला के अग्रणी उत्पादक देशों में शामिल है क्या? चीन तथा कोयला मतलब चीन तथा भारत की बात करें तो ये बात बिल्कुल सही है कि ये
कोयले के अग्रणी उत्पादक देशों में शामिल है। रूस का कुजनेट्स्क बेसिन लौ अयस्क उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो यही गलत हो जाएगा, क्योंकि इतना ध्यान देना है कि जो कुजनेट्स बेसिन है ये है तो रूस में, लेकिन ये दोस्तों लौ अयस्क नहीं बल्कि कोयले के उत्पादन के लिए फेमस है, तो दूसरा गलत हो गया। कजाकिस्तान की करागांडा बेसिन ये कोयले के उत्पादन के लिए फेमस है, ये बात सही है। देखिए कई बार क्या होता है ना, जैसे आपका रूर प्रदेश पूछा जाता है, जर्मनी का कोयले के लिए फेमस है, कुजनेट्स बेसिन पूछा जाता है या करागांडा बेसिन पूछा जाता है, तो ये कुछ ऐसे बेसिन है जिनको आपको याद रखना चाहिए, ये लोकेशन के आधार पर पूछता है, तो इसलिए पहला और तीसरा ही सही है, दूसरा गलत हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 के बारे में। इसके क्रियान्वयन के लिए यूपी नेडा को एक नोडल एजेंसी के रूप में एस्टैब्लिश किया गया, बिल्कुल सही। इसके तहत अगले 5 वर्षों में सौर ऊर्जा से 22,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा गया, ये बात भी सही है। हालांकि वर्तमान में अगर मैं बात करूं तो केवल 2600 मेगावाट ही केवल अभी इतनी उत्पादन हो पा रही है। 22,000 एक लंबा लक्ष्य, लेकिन पूरी कोशिश रहेगी 2027 तक हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर ले। इस नीति में प्रदेश के 16 नगर निगमों व नोएडा को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने की बात की गई है। अब देखो आपके नगर निगम कितने हैं, 17 नगर निगम है, लेकिन 16 नगर निगम और नोएडा को सोलर सिटी के रूप में डेवलप करने की बात की गई है। और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन सा ऐसा नगर निगम है जिसको सोलर सिटी के रूप में छोड़ दिया गया है। अयोध्या शहर को मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा, यह भी बात सही है। तो 1 2 3 4 आपके चारों सही हो जाएंगे। फिर आगे बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए राजतरंगिणी से कश्मीर के इतिहास का ज्ञात होता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कश्मीर आधारित ये इतिहास लिखा गया है। और राजतरंगिणी की रचना कल्हड़ ने की है, ये तो सही है, लेकिन ललितादित्य के शासन की जानकारी नहीं मिलती है, बल्कि इसमें जो जानकारी मिलती है वो आपके होते हैं राजा जयसिंह होते हैं, उनकी जानकारी मिलती है, जो कि 1128 से लेकर 1155 तक राजा रहते हैं ईस्वी में, इनके शासनकाल की जानकारी मिलती है। और एक पुस्तक आपने और पढ़ी होगी, राजतरंगिणी सेकंड, ठीक है, मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ, राजतरंगिणी सेकंड। इसकी रचना की गई थी जोन राज के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? जोन राज के द्वारा, जो मध्यकालीन शासक जैनुल आबदीन के दरबार में रहता था, उसी ने इसकी रचना की थी, राजतरंगिणी सेकंड। तो यह भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है पुनर्जन्म का प्रथम स्पष्ट उल्लेख कहाँ मिलता है। पुनर्जन्म की बात करेंगे तो बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है और इससे महर्षि याज्ञवल्क्य के संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 18। यहाँ पे कुछ राजवंश दिए हुए हैं और उनके स्थान पूछे गए हैं। जैसे मैत्रक राजवंश की बात करेंगे तो ये वल्लभी से संबंधित है। मौखरी राजवंश की बात करेंगे तो कन्नौज से संबंधित है। पुष्यभूति राजवंश की बात करेंगे तो थानेश्वर से संबंधित है। और गौड़ राजवंश की बात करेंगे तो बंगाल से संबंधित है, क्योंकि वर्धन वंश जो आपको पता है थानेश्वर, फिर कन्नौज राजधानी बनती है। तो हर्षवर्धन की एक बहन होती है राज्यवर्धन, और जिसके पति को कौन मार देता है? गौड़ जो शासक होता है शशांक, जो बंगाल का होता है, उसने मारा था। और उसने बौद्ध वृक्ष जो था जिसके नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, उस वृक्ष को भी, बोधि वृक्ष को भी कटवा दिया था। तो गौड़ शासक कहाँ के थे? बंगाल के थे। तो इस आधार पे आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 को हम देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सातवाहन शासक ने विच्छिन्न होते हुए 4 वर्णों वाली व्यवस्था को पुनः स्थापित किया था? यानी कौन सा ऐसा सातवाहन शासक था जो 4 वर्ण यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की जो व्यवस्था चली आ रही थी उत्तर वैदिक काल, ऋग वैदिक काल से, वो जब उसे लगा कि भाई ये व्यवस्था टूटती जा रही है, खत्म होती जा रही है, तो उसको बचाने का प्रयास किया। और ये कौन व्यक्ति थे? तो ये गौतमीपुत्र सातकर्णी महोदय ने किया था ये काम। अगला प्रश्न हम देखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर विजय सन 1303 ईस्वी में की थी, बिल्कुल सही। और इस अभियान में उसके साथ अमीर खुसरो ने भी पार्टिसिपेट किया था, यह भी सही है। हालांकि चित्तौड़ को विजय करने के बाद, ठीक है, अगर मैं इसके विजयों का क्रम आपको बता दूं, जैसे सबसे पहले इसने गुजरात पे विजय की थी 1298-99, जो भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाए। इसके बाद अगर आप बात करोगे तो रणथंभौर आएगा, जो कि 1301 में इसने विजय की थी। फिर 1303 में इसने चित्तौड़ पे विजय की। और फिर मालवा आता है, मालवा पे 1305 में इसने विजय की थी। फिर उसके बाद आप देखोगे कि मारवाड़ आएगा, ठीक है, मारवाड़ की अगर हम विजय की बात करेंगे तो इसको इसने 1308 में विजिट किया था। और जालौर की बात करेंगे तो इसको इसने 1311 में विजिट किया था। अब अगर आप देखोगे तो गुजरात से जब आप दिल्ली की तरफ आओगे राजस्थान वाले रूट को फॉलो करते हुए, तो सेम यही कंडीशन भी थी। इसने क्या किया था? घोड़े का जो व्यापार होता था, जो फारस की खाड़ी वगैरह से घोड़े का जो व्यापार होता था,
उस पर कंट्रोल करने के लिए कि ये जो घोड़े के व्यापार में जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे गुजरात के जो लोकल शासक थे, उनको निपटाने का काम किया। तो जब गुजरात पे इसने विजय प्राप्त कर ली तो इसको लगा कि घोड़े अब हमारे सुरक्षित आ पाएंगे। परंतु राजस्थान में भी बहुत सारे राजपूत काल ऐसे थे जो उस समय तो नहीं थे, लेकिन ये जो वंश दिख रहे थे, तो इनके द्वारा भी घोड़ों का छीना झपटी या इस तरीके का कुछ प्रॉब्लम हो रही थी। तो उसने फिर क्या किया, गुजरात से वापसी करते समय उधर से निपटाना शुरू किया। रणथंभौर को लिया, फिर उसका चित्तौड़ लिया, फिर मालवा लिया, फिर मारवाड़ ले लिया, फिर जालौर ले लिया। इस तरीके से आगे बढ़ता गया दिल्ली की ओर। हालांकि चित्तौड़ का नाम उसने खिजराबाद रखा, जो उसके बेटे का नाम था खिज्र का, इसके आधार पर उसने खिजराबाद रखा। और इसके समय में राणा रतन सिंह यहीं पे शासक थे, जिनकी पत्नी का नाम पद्मावती था, जो बहुत ही खूबसूरत थी और जिसको देखने की जब इसने इच्छा प्रकट की तो राणा रतन सिंह ने अपनी शर्तों के अनुसार केवल शीशे में इसका चित्रण कराया था, शीशे में दिखाया था। और इसके ऊपर मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की किताब लिखी थी, जिसमें जौहर की व्यवस्था को बताया गया, जो कि सती प्रथा का ही एक रूप था। यहाँ तक की पूरी जानकारी आपने कवर कर ली होगी, तो डेफिनेटली यहाँ से एक प्रश्न बन जाएगा, ये जान लेना। आगे देखते हैं, किसे मरणोपरांत सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अब देखो, मरणोपरांत की बात करेंगे तो लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया गया था, और लाल बहादुर शास्त्री जी को 1966 में सबसे पहले वो व्यक्ति थे जिनको मरणोपरांत दिया गया था। हालांकि भीमराव अंबेडकर जी को भी 1990 में दिया गया मरणोपरांत। अगर पूछा जाए कि भारत की पहली पहली महिला कौन थी जिनको भारत रत्न दिया गया, तो इंदिरा गांधी जी थी, और इनको जीवन काल में ही 1971 में भारत रत्न दिया गया। मदर टेरेसा जी की बात करेंगे तो इनको 1980 में भारत रत्न दिया गया, जबकि इनको नोबेल प्राइज भी दिया जा चुका है। अब आगे प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे। पॉलिटी का एक प्रश्न है, सदन में किसी बैठक के लिए कोरम अध्यक्ष को छोड़कर कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग होता है? बिल्कुल नहीं। अध्यक्ष भी जब वो पीठासीन बनता है उससे पहले वो सांसद एक होता है, सांसद के तौर पे वो 543 मेंबर्स के अंतर्गत काउंट होता है, बाद में वो पीठासीन अधिकारी बन जाता है। तो आप अध्यक्ष को छोड़ नहीं सकते, अध्यक्ष को काउंट करते हुए आपको कोरम पूरा करना होता है। यानी 543 का अगर आप 10% देखेंगे तो 54.3 हो जाएगा, या यूं कहें कि 55 मेंबर चाहिए, और इसमें अध्यक्ष भी काउंट किया जाएगा। अध्यक्ष तभी पीठासीन होता है जब कोरम पूर्ण हो जाता है, अदरवाइज वो बैठक ही नहीं कर सकता उस समय। तो 55 सदस्य मिनिमम चाहिए। तो पहला स्टेटमेंट गलत, दूसरा सही है, अर्थात ए गलत है, आर सही हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पठार इरावदी और साल्विन नदियों के मध्य स्थित है? तो आपको पता है इरावदी और साल्विन नदियां ये दोनों ही म्यांमार में बहती हैं, और इन्हीं दोनों नदियों के बीच में आपको सान पठार देखने को मिलेगा, जो खनिज से बहुत संपूर्ण है, खनिज से भरपूर है। आगे देखते हैं, शरीर में कैलोरी की आवश्यकता गर्मियों की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्या? बिल्कुल सही। और सर्दियों में मेटाबॉलिज्म असक्रिय हो जाता है? नहीं मेरे दोस्त, सर्दियों में आपके बॉडी का मेटाबॉलिज्म क्या होता है? सक्रिय हो जाता है, क्योंकि बॉडी को एक्टिव करने के लिए उसे मेटाबॉलिज्म को ज्यादा काम करना पड़ता है। तो यहाँ पे आर गलत हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित पुरस्कारों में से कौन सा एक पर्यावरण एवं कृषि के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने के लिए प्रदान किया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा बोरलॉग पुरस्कार। देखो, बोरलॉग पुरस्कार जो नॉर्मन बोरलॉग थे, जो विश्व स्तर पे हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, भारत में स्वामीनाथन जी को माना जाता है, तो मुख्य रूप से इसको कृषि के क्षेत्र में ही दिया जाता है, लेकिन धीरे धीरे कृषि का संबंध पर्यावरण से जोड़ते गए और इसीलिए बोरलॉग पुरस्कार पर्यावरण से भी कनेक्ट हो गया। अगर हम बात करते हैं, ये तो हो गया डी ऑप्शन, शांति स्वरूप भटनागर जी की, तो ये पुरस्कार आपको दिया जाता है विज्ञान क्षेत्र में, ये पुरस्कार आपको विज्ञान क्षेत्र में दिया जाता है। धनवंतरी जैसा कि आपको पता है कि चिकित्सा से संबंधित है, तो ये आपको चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। वाचस्पति जी की बात की जाएगी तो ये संस्कृत से संबंधित है, तो ये संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो यहाँ पे जो प्रश्न था उसका आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, किस पौधे से अफीम प्राप्त किया जाता है? तो अफीम आपके पेपेवर सोमनीफेरम से प्राप्त किया जाता है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कॉफिया अरेबिका की बात करेंगे तो अरेबिका एक कॉफी का जो एक ही किस्म है या प्रजाति है, तो यहां से कॉफी प्राप्त की जाती है। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में कृषि के अंतर्गत भूमि का प्रतिशत बहुत कम है। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र ज़्यादा है, जनजातीय क्षेत्र ज़्यादा है, जंगल वगैरह ज़्यादा है, और इस वजह से यहाँ पर खेती का जो क्षेत्र बहुत कम है। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में अनुसूचित जाति यानी कि एससी की जनसंख्या बहुत अधिक है? बिल्कुल नहीं, यहाँ पे तो दोस्तों कम है। इवन कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड जैसे क्षेत्रों में तो एससी की संख्या 0 है। शेड्यूल्ड कास्ट की मैं बात कर रहा हूँ, शेड्यूल्ड ट्राइब्स की नहीं, शेड्यूल्ड कास्ट ही वहाँ पे कम है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स तो वहाँ भरी पड़ी हैं, ठीक है, लेकिन शेड्यूल्ड कास्ट की संख्या वहाँ बहुत कम है। तो इसीलिए आप अगर देखोगे पहला स्टेटमेंट सही हो गया, दूसरा गलत हो गया, यानी आर गलत, पहला सही है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की अगर हम बात करते हैं तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की आदिवासी जो जनसंख्या है वो कहीं ना कहीं मंगोलाइड प्रजाति है, नहीं, निग्रोसस प्रजाति है। अच्छा, मंगोलाइड प्रजाति किसे कहते हैं? जो नॉर्थ ईस्ट में जितने भी हमारे नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में जो लोग प्रजाति पाई जाती है वो मंगोलाइड प्रजाति होती है, जिनके माथे चपटे होते हैं, आंखें छोटी छोटी होती हैं और दाढ़ी और जो सेविंग्स होती है, जो बियर्ड होती है वो बहुत कम आती है। क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। यहाँ पर कुछ महाजनपद दिए हुए हैं यूपी के अंतर्गत और उनकी राजधानी। जैसे कोसल की बात करेंगे तो कोसल को अगर आप देखोगे तो इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। अगर हम चेदी की बात करें तो चेदी की राजधानी दोस्तों मथुरा नहीं थी, बल्कि क्या थी? शक्तिमती थी। क्या थी? शक्तिमती थी। सूरसेन की बात करेंगे तो इसकी राजधानी भी पावा नहीं थी, बल्कि क्या थी? मथुरा थी। कुरु की बात करेंगे तो इंद्रप्रस्थ, इसकी राजधानी बिल्कुल सही है। इसीलिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बेमेल का चयन करो, तो बेमेल में आपका 2 और 3 आपका सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का वह जिला जो न्यूनतम पुरुष और न्यूनतम महिला साक्षरता दर में प्रथम स्थान रखता है। आप टोटल साक्षरता ले लो, पुरुष साक्षरता ले लो या फिर महिला साक्षरता, इन तीनों ही मामले में श्रावस्ती आपका सबसे न्यूनतम स्थिति पर आता है। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली निम्नलिखित जनजातियों को उनकी जनसंख्या के आरोही क्रम में लिखिए। आरोही का मतलब क्या होता है? आपको कम से ज्यादा की ओर लिखना होता है। तो अगर थारू जनजाति की बात करें तो 1,05,291 पाई जाती है। खरवार की बात करेंगे तो 1 लाख नहीं है, बल्कि 1 लाख से ज्यादा है, 1,60,676 हो जाएंगी। गोंड की बात करेंगे तो 5,69,035 हो जाएंगी। अर्थात कि सबसे अधिक यूपी में किसकी जनजाति पाई जाएगी? गोंड की, फिर उससे कम खरवार, फिर उससे कम थारू, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अगले प्रश्न को देखते हैं, कौन सी नदियों का संबंध उत्तर प्रदेश से है? तो अगर आप उत्तर प्रदेश से देखोगे तो सभी नदी हैं। गंडक नदी भी उत्तर प्रदेश में है, बेतवा नदी भी है, केन नदी भी है, सोन नदी भी है, सई नदी भी है। सई नदी आपको बता दूं मैं, हरदोई के निकट बहती है। कहाँ पे? हरदोई के निकट बहती है और ये फिर आगे जाके गोमती की सहायक नदी के रूप में मिल जाती है। सोन नदी आपको सोनभद्र में देखने को मिल जाएगी। गंडक नदी आपको महाराजगंज, कुशीनगर के क्षेत्र में देखने को मिलेगी। ठीक है। बेतवा और केन बांदा में आके मिल जाती है यमुना से, बेतवा आपके हमीरपुर में आके मिल जाती है यमुना से। तो इस तरीके से सभी नदियां उत्तर प्रदेश से ही संबंधित है। नेक्स्ट है, नील नदी घाटी और जावा द्वीप में उच्च जनसंख्या घनत्व होने का प्राथमिक कारण क्या है? तो यहाँ पे सघन कृषि, क्योंकि आप देखोगे नील नदी जो कि मिस्र को वरदान दिया गया एक तरीके से, तो नील नदी जहां जहां भी है वहां पे खेती कैसी हो रही है? सघन खेती हो रही है, यानी कि अपना जीवन यापन करने के लिए। इसी तरीके से जावा द्वीप पे भी सघन खेती की जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आप देखोगे यहाँ पे कृषि विश्वविद्यालय हैं और इनके मिलान करने, जैसे सैम हिग्गिनबॉटम कृषि प्रौद्योगिकी विज्ञान विश्वविद्यालय की बात करें तो ये आपके कहाँ पे हो जाएंगे? मैं इसको इस तरफ लिख देता हूँ शॉर्ट में ताकि आप समझ पाओ, ये आपके प्रयागराज में हो जाएगा। नेक्स्ट है सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये आपके मेरठ में हो जाएगा और इसकी स्थापना सन 2000 में की गई थी। अगर आचार्य नरेंद्र देव कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की बात करें तो ये आपके अयोध्या में हो जाएगा और इसकी स्थापना आई थिंक 1974 में की गई थी। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना कानपुर में की गई थी और ये भी 1975-76 में स्टैब्लिश किया गया था और इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 को देख लेते हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र में चना, गेहूं, अरहर इत्यादि प्रमुख उपजें होती हैं और इस क्षेत्र में काली मृदा का विस्तार है। काली मृदा को यहाँ पे क्षेत्रीय रूप में मार मृदा भी कह देते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि मार मृदा किस क्षेत्र में पाई जाती है यूपी के, तो बुंदेलखंड का जो पठारी क्षेत्र है जिसे हम लोग काली मृदा या कपासी मृदा भी कहते हैं, तो इन क्षेत्रों पे पाई जाती है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि पहला और दूसरा दोनों ही सही हो जाएंगे। मुखा प्रपात कहाँ स्थित है भैया? मुखा प्रपात आप देखोगे सोनभद्र जिले में बेलन नदी पर स्थित है। सोनभद्र जिले में बेलन नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यहाँ पे दिया हुआ है, वृषण में टेस्टोस्टेरोन और एंडोस्टेरोन हार्मोन की उत्पत्ति के कारण ही नर में दाढ़ी मूंछ का विकास, स्वभाव में अंतर और नर लिंग की उपस्थिति जैसे लक्षण उत्पन्न होते हैं। यानी कि जो वृषण होते हैं, जो टेस्टस होते हैं, यहीं पे आपके स्पर्म का डेवलपमेंट होता है, स्पर्म का निर्माण होता है और इसको सामान्यतः ह्यूमन बॉडी की अपेक्षा 1 से 2 डिग्री टेम्परेचर जो है कि कम होना चाहिए, इसीलिए बॉडी के बाहर होते हैं। तो पहला स्टेटमेंट पूरी तरीके से सही दिया गया है।
वहीं अगर लेडीज के अंडाशय द्वारा स्रावित एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण स्त्री में मासिक चक्र यानी कि पीरियड्स और स्तन ग्रंथियों के विकास में सहायता मिलती है, तो अंडाशयों में ही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की उत्पत्ति के कारण महिलाओं के स्तनों की वृद्धि और गर्भाशय का विकास होता है, जिसमें प्रेगनेंसी कंसीव होती है। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट जो है कि सही दिए गए, मेल और फीमेल प्राइवेट ऑर्गन के बारे में। तो यहाँ पे आप देखोगे सी स्टेटमेंट सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, निम्न में से कोलाइड का उदाहरण कौन सा होता है? तो कोलाइड विलयन जो होते हैं, इसके लिए आप देखोगे आपके रबड़, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, दूध, मक्खन, ये सभी सही हो जाएंगे, ये सभी इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अम्ल और क्षार दोनों विद्युत के कुचालक होते हैं क्या? तो बस यहीं पर अगर आप देखोगे ये स्टेटमेंट तो सही है, अम्ल और क्षार दोनों विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन अगर इनके जलीय विलयन की बात करें तो ये विद्युत चालकता प्रदर्शित करते हैं, यानी विद्युत के प्रति क्या होते हैं? सुचालक हो जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके ग्राफीन के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा नहीं है? यह कार्बन का एक अपरूप है और जिसके प्रत्येक परमाणु दोनों ओर से रासायनिक अभिक्रिया के लिए उपलब्ध होते हैं, तो यह बात बिल्कुल सही है। और ग्राफीन लगभग पारदर्शी होती है, यह भी सही है। यह ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है, तो नहीं मेरे भाई, यह सुचालक होता है, इसीलिए अब इसका प्रयोग जो है कि लगातार बढ़ता जा रहा है। और सबसे मजबूत इस्पात से भी यह सबसे मजबूत है, इवन कि स्टील से भी 100 गुना अधिक मजबूत होता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। और इसीलिए भारत का पहला ग्राफीन सेंटर कहाँ स्टैब्लिश किया जा रहा है? मैंने करंट अफेयर्स में आपको अभी पढ़ाया भी है, नेशनल वाले में, त्रिशूर में। और त्रिशूर कहाँ पड़ता है? केरल के अंतर्गत, जहाँ पे भारत का पहला ग्राफीन सेंटर स्टैब्लिश किया जा रहा है। चलिए, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सी वाला गलत। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, 41 की बात करेंगे। ये साइबर नाइफ क्या है मेरे भाई? साइबर नाइफ की अगर हम बात, तो ये आपके विश्व की प्रथम रोबोटिक रेडियो सर्जरी प्रणाली, यानी कि जिसके द्वारा रोबोट जो है कि सर्जरी करेगा। सामान्यतः इसमें कैंसर ट्यूमर या गैर कैंसर ट्यूमर की सर्जरी की जाती है। तो डी हो गया आपका। नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ध्वनि का तारत्व वह गुण होता है जिसके आधार पर धीमा, मंद, तीक्ष्ण, बारीक ध्वनि के स्वर में विभेद किया जाता है। बिल्कुल, ध्वनि का तारत्व जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पिच कह देते हैं। और अगर इसी के आधार पर महिलाओं और पुरुषों या फिर पक्षियों, पशु की, जानवरों की जो आवाज़ होती है उसके बारे में क्या करते हैं? क्लासिफाइड कर पाते हैं। पुरुषों की ध्वनि का तारत्व कम होता है, इसीलिए उनकी आवाज़ मोटी होती है, जबकि महिलाओं की जो ध्वनि का तारत्व होता है वो अधिक होता है, इसीलिए महिलाओं की आवाज़ पतली होती है। तो इसीलिए सी ऑप्शन करेक्ट होगा, 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम ग्रामीण बैंकों के बारे में बात कर लेते हैं। ग्रामीण बैंक, जिसे हम रूरल बैंक के बारे में बात करेंगे। 26 सितंबर 1975 को पारित अध्यादेश तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के तहत इसकी स्थापना की गई थी, यानी कि रीजनल रूरल बैंक एक्ट आया था 76 अधिनियम के तहत। तो जरा इसको बताना ये किस समिति के आधार पे? ये मैंने ऑलरेडी पिछले टेस्ट पेपर में कराया था। चलो आगे क्या बताओगे, यहीं पे लिखा हुआ भी है। नरसिम्हन समिति की सिफारिश के पश्चात 2 अक्टूबर 1975 को 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई और प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में स्थापित किया गया, प्रथम नाम से। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तीनों स्टेटमेंट आपके सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? स्वतंत्रता के पश्चात 1947 में पंडित नेहरू की अध्यक्षता में गठित आर्थिक नियोजन समिति की सिफारिश पर 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया। तो बिल्कुल सही बात है, 15 मार्च को इसका गठन किया गया। और योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री महोदय होते हैं और उपाध्यक्ष उसका अलग होता है। 1 अप्रैल 1951 को भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई और जिसके अध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा जी थे। तो ये बात गलत है, क्योंकि अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री तो जवाहरलाल नेहरू जी थे, इसीलिए गुलजारी लाल नंदा नहीं बल्कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे। अगर गुलजारी लाल नंदा जी की बात की जाए तो इनको मिला था क्या? इनको उपाध्यक्ष का पद मिला था। किसका पद मिला था? उपाध्यक्ष का पद मिला था। तो बी गलत हो गया। 15 अगस्त 2014 को योजना आयोग को भंग करने की घोषणा नरेंद्र मोदी जी ने की और 17 अगस्त को यह भंग हो भी गया। और जिसके बाद आप देखोगे कि 1 जनवरी 2025 से आपको एक नई संस्था देखने को मिलती है, नीति आयोग। भारत में अब तक कुल 12 पंचवर्षीय योजना चलाई गई। 12वीं पंचवर्षीय योजना का समय 2012 से 17 तक था और उसके बाद पंचवर्षीय योजना को ड्रॉप आउट कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। बल्कि नीति आयोग के द्वारा 3 चरणों के प्लान बनाए गए हैं। 3 ईयर्स का, एक होता 3 ईयर डेवलपमेंट, एक होता आपका 7 ईयर डेवलपमेंट और एक होता आपका 5 ईयर प्लानिंग। यानी ये 3, 7, 15 के ईयर में डिवाइड करके अपनी प्लानिंग को आगे लेकर चल रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो देखिए सही सुमेलित अगर नहीं होने की बात पूछी जा रही है तो जनरल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1786 में होती है। अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना 1885 में होती है।
नहीं 1800, तो इसकी स्थापना 1885 नहीं बल्कि 1881 में की गई थी। पंजाब नेशनल बैंक, आज जिसे आप पीएनबी कहते हैं इन शॉर्ट, तो इसकी भी स्थापना 1894 में की गई थी और बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना 1840 में की गई थी। तो बी वाला आपका गलत हो जाएगा, अवध कमर्शियल बैंक, जिसकी स्थापना 1881 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं। वर्ष 1991 में उपजे आर्थिक संकट से निपटने के लिए भारत ने विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से $7 बिलियन के लिए ऋण लिया था। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उस समय हमारे पास केवल 15 दिन के लिए ही बस स्टॉक रह गया था फॉरेन करेंसी का। वर्ष 1991 में भारत को विदेशी ऋणों के मामले में गंभीर संकट का सामना करना पड़ा। उसके पास पेट्रोल आदि आवश्यक वस्तुओं के आयात के लिए सामान्य रूप से रखा गया विदेशी मुद्रा भंडार 15 दिनों के लिए आवश्यक आयात के भुगतान करने योग्य भी नहीं बचा था। तो ये भी सही बात है, और इसी वजह से भारत ने वर्ल्ड बैंक और IMF से $7 बिलियन के लिए ऋण लिया था। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देख लेते हैं। इसमें अल मसूदी की बात करेंगे तो देखिए ये बगदाद का यात्री था। कहाँ से आया था? मतलब बगदाद से आया था, और ये महिपाल प्रथम के दरबार में आया था। रॉल्फ फिंच की बात करेंगे तो ये अंग्रेज व्यक्ति था, विदेशी यात्री, जो अकबर के दरबार में आता है। डोमिंगो पायस की बात करेंगे तो ये पुर्तगाली यात्री था, जो कि अच्युत देव राय के समय में नहीं बल्कि कृष्णदेव राय के समय में आया था। कब आया था? कृष्णदेव राय के समय। अच्युत देव राय के समय नूनिज आया था। कौन आया था? नूनिज नाम का एक यात्री था, जो कि पुर्तगाली था वो भी। फ्रांसिस्को पेल्सार्ट की बात करेंगे तो डच यात्री था, और जो जहांगीर के समय में आया था। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पे गलत होगा। नेक्स्ट है, भविष्य में भारतीय नियोजन में वस्तुओं से अधिक ध्यान व्यक्तियों पर देना चाहिए। यह उपरोक्त कथन किसने किया है? तो अमर्त्य सेन ने दिया है कि भारतीय नियोजन में वस्तुओं का डेवलपमेंट मत करो, व्यक्तियों पर ध्यान दो कि व्यक्ति कितने विकसित हो रहे हैं। पूना की संधि के बारे में किसका परिणाम था? तो ये तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध का परिणाम था। अगर इसको देखोगे तो ये आपके 1817 में पूना की संधि होती है। उस दौरान जो युद्ध लड़ रहे थे वो अंग्रेज थे एक तरफ, और दूसरी तरफ कौन थे? दूसरी तरफ आप देखोगे मराठा शासक थे, जिनका नाम क्या था? ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही अंतिम जो है कि पेशवा बनेंगे, पेशवा बाजीराव द्वितीय। क्योंकि इस संधि के द्वारा आपका पेशवा का पद भी समाप्त कर दिया गया। तो कई बार पूछा जाता ना कि मराठा साम्राज्य के अंतर्गत अंतिम पेशवा कौन था? पेशवा मतलब बाजीराव द्वितीय थे। और साथ ही साथ इस समय जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वितीय थे। तो ये सभी मतलब लॉर्ड हेस्टिंग्स थे ओनली, द्वितीय का कोई मतलब नहीं है। ये सभी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करने के लिए, तो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कई बार पूछा जाता है 1999 से 2000 के बीच में। राष्ट्रीय बागवानी मिशन 2005-6, किसान क्रेडिट कार्ड योजना KCC 1998, 39, 99 हो गया। तिलहन तकनीकी मिशन 1986 में शुरू किया गया। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 51। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? देखिए पी तरंगों का वेग निम्नतम नहीं होता दोस्तों, ये तो अधिकतम इनका वेग होता है, लेकिन इनकी तीव्रता जो होती है ना वो बड़ी कम होती है। तीव्रता क्या होती है? न्यूनतम होती है, और तीव्रता न्यूनतम होने की वजह से इनसे नुकसान बहुत ही कम होता है, यानी कि होता ही नहीं है इनसे नुकसान। फिर बात करेंगे एस तरंगे तरल माध्यम में नहीं गुजर सकती हैं। धरातली तरंगे सर्वाधिक विनाशकारी होती है, जिनको हम एल तरंगे कहते हैं। तो दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही है, तो सी ऑप्शन सही होगा। पहला वाला गलत है। क्यों गलत है वो मैंने बता दिया। अच्छा, पी तरंग की एक विशेषता है कि ये ठोस में, द्रव में और गैस तीनों में संचरित हो सकती है, जबकि एस तरंग केवल और केवल ठोस में ही संचरित हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 52 है, इंडोनेशिया एवं ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रशांत महासागर के मध्य स्थित द्वीप को मेलानेशिया कहा जाता है। क्या कहता है? मेलानेशिया कहा जाता है। और निम्नलिखित द्वीपों में से कौन मेलानेशिया द्वीप समूह में सम्मिलित है? तो इसमें अगर आप देखोगे तो पापुआ न्यू गिनी होगा, वनुआतू होगा, फिजी होगा। लेकिन मार्शल की बात करेंगे दोस्तों तो ये आपके माइक्रोनेशिया के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? माइक्रोनेशिया के अंतर्गत आता है। जबकि इन तीनों के साथ अगर आप देखोगे मेलानेशिया में तो सोलोमन भी आ जाएगा और कैलिडोनियन भी आ जाएगा। तो 1, 2, 3। हालांकि ये सभी ओशिनिया महाद्वीप के अंतर्गत आ जाते हैं, जिसमें मेलानेशिया भी होता है, माइक्रोनेशिया भी होता है, पोलिनेशिया भी होता है, जो उप महाद्वीप के रूप में डिवाइडेड किए गए। तो पूरे ओशियन महाद्वीप की बात करेंगे ओशिनिया की, तो उसमें ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा देश माना जाता है और नारू सबसे छोटा देश माना जाता है, नौरू। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखते हैं यहाँ पे 53 की बात करेंगे तो ग्रेट बेसिन पठार उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा पठार है क्या? ग्रेट बेसिन, तो आप कह सकते हो कि बिल्कुल, और इसका निर्माण कोलंबिया और कोलोराडो नदी से हुआ है। कोलोराडो नदी पता है ना, और कोलंबिया नदी ये मैंने बताया आपको जब मैपिंग कराई थी नॉर्थ अमेरिका की। वहीं यह पठार एक अंतर प्रवाह बेसिन का भी उदाहरण है। बिल्कुल अंतर प्रवाह होती है दोनों नदियाँ, इसीलिए तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
जनसंख्या की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर कौन सा भैया? तो मैक्सिको सिटी है। जबकि न्यूयॉर्क सिटी क्या है? सबसे महंगा सिटी है, यानी कि सबसे अमीर सिटी कह सकते हो। अभी इसकी एक रिपोर्ट आई ना, तो उसमें मैंने पढ़ाया था आज सबसे अमीर सिटी। यहाँ पे जो पूछा जा रहा सबसे बड़ा नगर, तो वो हो जाएगा मैक्सिको सिटी। क्वेश्चन नंबर आप देखोगे 55, यहाँ पे कुछ तत्व दिए हुए हैं और अयस्क है। जैसे एल्यूमिनियम का जो तत्व होता है, अयस्क होता है, वो आपका क्रायोलाइट होता है। हालांकि एल्यूमिनियम के लिए आप बॉक्साइट को भी यूज करते हो, जो समानता आप पढ़ते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि केवल एक ही अयस्क होता है। जब बॉक्साइट नहीं मिल रहा तो क्रायोलाइट से निकलेगा। कॉपर की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको क्यूप्राइट देखने को मिलेगा तांबे के लिए, यूरेनियम के लिए आपको पिच ब्लेंड देखने को मिलेगा, और पारा के लिए आपको सिनेबार देखने को मिलेगा। तो ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर है 55, राजकोषीय घाटा किसे कहते हैं? तो बजटीय घाटे का जो योग होता है और सरकार का जो बाजार ऋण होता है, इन सभी को जोड़ दिया जाए तो यही आपका राजकोषीय घाटा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 57 है, इब्न बतूता द्वारा वर्णित सल्तनत कालीन डाक व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, भारत में दो प्रकार की डाक व्यवस्था थी, एक अश्व डाक व्यवस्था और एक पैदल डाक व्यवस्था। बिल्कुल सही है, ये इब्न बतूता ने वर्णन दिया है, जो कि मोरक्को का यात्री था। और अश्व डाक व्यवस्था को, तो यहां पर आप देखोगे कि अश्व डाक व्यवस्था को उलूक कहा जाता था, जो हर 4 मील की दूरी पर स्थापित राजकीय घोड़ों द्वारा संचालित होती थी। और अश्व डाक व्यवस्था पैदल डाक व्यवस्था से अधिक तीव्र थी। पैदल डाक व्यवस्था का अधिकतर प्रयोग खुरासान के फलों के परिवहन के लिए किया जाता था। तो यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि अश्व डाक व्यवस्था दोस्तों तीव्र नहीं थी, बल्कि पैदल डाक व्यवस्था इनकी तीव्र थी, क्योंकि 3-3 मील पे या 4-4 मील पर जो है कि ये बदलते रहते थे, फटाफट पोस्ट। जैसे रिले रेस देखते हो ना आप, जो कि रिले रेस 100 मीटर के बाद एक दूसरा आपका प्रतिस्पर्धी तैयार बैठा, बस आपसे रॉड लेगा और दौड़ लेगा आगे, जो है कि जो 400 मीटर की रिले रेस होती है, 1600 मीटर की होती है। तो ठीक उसी प्रकार से पैदल वाली जो डाक व्यवस्था थी वो ज्यादा एक्टिव थी, वो ज्यादा तीव्र थी, अश्व वाली नहीं। इब्न बतूता कौन था? मोरक्को का यात्री था। इसने क्या पुस्तक लिखी थी? रहला लिखी थी, जो कि इसका यात्रा वृत्तांत था। ये किसके दरबार में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। इसको मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया था, और साथ ही साथ चीन भी इसको भेजा था दूत मंडल के रूप में। तो ये 4-5 पॉइंट जो प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 58, यहाँ पे ग्रंथ हैं और रचनाकार भी हैं। राग विभोध की अगर हम बात करें, राग विभोध की, तो ये पंडित सोमनाथ ने लिखा है। राग माला की बात करेंगे तो पुंडरीक विट्ठल ने लिखा है। राग चंद्रिका की बात करेंगे तो द्वारकानाथ भट्ट ने लिखा है। और राग कल्पद्रुम की बात करेंगे तो कृष्णानंद व्यास ने लिखा है। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नवपाषाणिक स्थल मेहरगढ़ के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? मेहरगढ़ ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण मार्ग पर बोलन दर्रे के पास स्थित है। सही है। यहाँ के लोग पारलौकिक जीवन में विश्वास नहीं करते थे, तो करते थे, क्योंकि जब यहाँ पे जो समाधियां मिली हैं तो ऐसा पता चला कि उन समाधियों में उनके रोजमर्रा के जो यूज करने वाले सामान थे वो भी उन समाधियों में गड़े हुए मिले, जिससे पता चलता है कि ये व्यक्ति अगर स्वर्ग या नरक में जाता है, परलोक में, तो वहां भी इस वस्तुओं की जरूरत उसे पड़ेगी, तो ये रहने चाहिए इसके पास। तो बी वाला गलत। यहाँ से कृषि के साथ साथ पशुपालन के भी साक्ष्य मिले हैं, और यहाँ के लोग चौकोर और आयताकार घरों के निर्माण करते थे। तो ये आपका बी वाला गलत होगा, बाकी सभी सही है। नेक्स्ट है आपका, कहां पर राग के मतलब पूरा पाषाणिक स्थलों में कहां पर राग के अवशेष प्राप्त किए गए? तो कुरनूल की गुफाओं से प्राप्त हुए, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। निम्नलिखित नयनार संतों में उन संत को चिन्हित कीजिए जिनके माता पिता दोनों ही नयनार संत थे। तो ये सुंदरर थे। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। अब देखिए, जहां पे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, जहां कुछ बताने लायक नहीं है एक्स्ट्रा, तो वहां पे आपको उसी तरीके से रटना पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब्दुल हमीद लाहौरी बादशाह नामक के लेखक थे, जो अबुल फजल के शिष्य थे। बिल्कुल सही है। बादशाह शाहजहां ने, बादशाह नहीं होगा यहाँ पे, बादशाह होगा, शाहजहां ने उन्हें अकबर नामा के नमूने पर अपने शासन का इतिहास लेखन लिखने के लिए नियुक्त किया था। यह भी सही है। और वृद्धावस्था के कारण लाहौरी शाहजहां के तीसरे दशक का इतिहास बादशाह नामा में नहीं लिख सके थे, जिसे बाद में इतिहास मोहम्मद काजिम ने नहीं दोस्तों, बल्कि मोहम्मद वारिस ने इसको कंप्लीट किया था। किसने किया था? मोहम्मद वारिस ने कंप्लीट किया था। तो इसीलिए 1 और 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह के लिए मुख्यतः भारतीय सेना उत्तरदायी थी, और इस विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने सेना के पुनर्गठन की नई नीति बनाई, जिसमें कौन सा सही नहीं है? पहला, 1861 की सेना सम्मिश्रण योजना के तहत कंपनी की यूरोपीय सेना सरकार को हस्तांतरित कर दी गई। बिल्कुल सही। और यूरोपीय और भारतीय सैनिकों के लिए एक साधारण सूत्र निर्मित किया गया, जिसके अनुसार बंगाल में प्रेसिडेंसी में उनका अनुपात 1:2 तथा मद्रास
एवं बंबई प्रेसिडेंसी के लिए 1:4 निश्चित किया गया। तो यही गलत हो जाएगा क्योंकि ये 1:4 नहीं था बल्कि 1:3 रखा गया था। तो बी वाला गलत हो गया। यूरोपीय सैनिकों की संख्या 1857 से पहले जो 40,000 थी अब 65,000 निश्चित कर दी गई। और भारतीयों की संख्या जो 1857 से पहले 2,38,000 थी अब 1,40,000 निश्चित कर दी गई। यानी इनकी भी संख्या को कम किया गया और इनकी संख्या को बढ़ाया गया। तो बी वाला गलत हो गया। कौन सा स्टेटमेंट सही है? वायसराय लॉर्ड रिपन एक सच्चा लोकतांत्रिक व्यक्ति था जिसकी झलक 1852 में उसके द्वारा लिखी गई पुस्तक इस युग का कर्तव्य में दिखाई पड़ती है। यह बात सही है, ये इसकी पुस्तक थी इस युग का कर्तव्य। रिपन ने 1882 में घृणित भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम को रद्द कर दिया था, किंतु समुद्र आयात शुल्क अधिनियम बनाए रखा जिसके अधीन डाकघर वालों को किसी भी स्थानीय भाषा में लिखे विद्रोहजनक लेखों को जब्त करने का अधिकार भी मिल सके। तो यह भी बात सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 65 की बात करेंगे। यहाँ पे कौन सा कथन सत्य है? कर्नल सलीमन को ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया गया था। उनके अथक परिश्रम के पश्चात 1837 तक ठगी प्रथा का अंत हो गया। क्या हो गया? ठगी प्रथा का अंत हो गया था। और 1848 में कर्नल सलीमन लखनऊ के रेजिडेंट के पद पर आसीन हुए और अवध में कुशासन के विस्तृत विवरण पर सरकार को भेजे और यह अवध ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के पक्ष में थे। देखो ये सारी बातें सही हैं लेकिन ये विलय के पक्ष में नहीं थे। ठीक है, बस इतना याद रखो कि ये विलय के पक्ष में नहीं थे। तो दूसरा गलत हो गया। मध्य प्रदेश के कटनी जिले के एक गांव का नाम सलीमनाबाद उनके सम्मान में ही रखा गया है। ठीक है, तो ये भी सही है। तो पहला सही है, तीसरा सही है, अर्थात आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, वहाबी आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? देखिए, रायबरेली के सैयद अहमद इस आंदोलन के प्रवर्तक थे जो दिल्ली के संत शाह वली उल्लाह से अत्यधिक प्रभावित थे। सैयद अहमद इस्लाम में हुए सुधारवादी परिवर्तनों के हिमायती थे और वास्तव में यह एक मुस्लिम सुधार आंदोलन था। तो ये सभी परिवर्तनों और सुधारों के विरुद्ध थे। ठीक है, ये सुधारवादी नहीं थे बल्कि ये क्या थे? रूढ़िवादी थे। ये नहीं चाहते थे कि इस्लाम धर्म में किसी भी चीज का संशोधन हो, कोई भी चीज हमारे कुरान के या हदीस के खिलाफ जाके हो या शरीयत के खिलाफ जाकर हो। तो ये सुधारों को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे क्योंकि सर सैयद अहमद खान इसी समय सुधार करना चाह रहे थे। मुसलमानों में बहुत सारे जो धार्मिक कुरीतियां थी और इसी वजह से वहाबी आंदोलन सर सैयद अहमद खान से दूरी बनाकर चल रहा था, जिस तरीके से देवबंद भी आंदोलन दूरी बनाकर चल रहा था। तो यहाँ पे बी वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। सैयद अहमद ने उत्तर पश्चिमी कबायली प्रदेश में एक सिथाना चुना जो समस्त आंदोलन का केंद्र बना और भारत में इस आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था तथा हैदराबाद, मद्रास, बंगाल, उत्तर प्रदेश और बंबई में इसकी शाखाएं थी। तो बी वाला गलत हो गया। नेक्स्ट है आपका, कृषि सहकारिता और उद्योग के लिए एक अखिल भारतीय सेवा का गठन करने की सिफारिश किसने की थी? तो सरकारीय आयोग ने की थी। 1983 में इसको गठित किया गया था इंदिरा गांधी जी के द्वारा, लेकिन इनके जो राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे 1987 में, इनके समय में इसकी रिपोर्ट आती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट रहेगा, किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह विशेष उपबंध किया गया है कि गोवा राज्य की विधानसभा में कम से कम 30 सदस्य जरूर होने चाहिए और ये विधानसभा सीटों का एक अपवाद भी माना जाता है? तो ये आपका 371 आई में दिया जाएगा। 371 एच की बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश है। 371 जी की बात करेंगे तो ये मिजोरम की बात करता है। 371 में आपका महाराष्ट्र और गुजरात का प्रावधान होता है। क्वेश्चन नंबर आप देखोगे 69, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल पे विचार कीजिए। यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है, पहले ही गलत हो गया भैया। आर्टिकल 323 ए के तहत इसी का गठन होता है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1985 को की गई। चलो ये सही है। और इस अधिकरण के सदस्य केवल प्रशासनिक क्षेत्र से होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। देखो, नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा वो सही है, लेकिन इसमें केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि न्यायिक क्षेत्र से भी लगभग 10 सदस्य आते हैं इसमें। और यहाँ पे असत्य पूछ रहा है तो 1 और 3 ही असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, किस प्रख्यात न्यायविद व संवैधानिक विशेषज्ञ ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र यानी आइडेंटिटी कार्ड कह दिया? तो ये N.A. पालकीवाला साहब ने कहा था। नेक्स्ट है आपका 71, पंचायती राज पर गठित समितियों और उनके गठन के बारे में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? देखिए, अशोक मेहता 77 में गठित होती है, GV.K. राव 85 में गठित होती है, P.K. थुंगन 88 में, लेकिन एलम संघवी समिति 1986 में गठित होती है, ना कि 1989 में। ये गलत है। और एक और इंपॉर्टेंट इसमें एक समिति है जिसका नाम है B.R. मेहता समिति। इसका गठन की अगर हम बात करते हैं तो 1957 में गठित की गई थी। नेक्स्ट आप देखोगे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के विषय में कौन सा कथन असत्य है? उन्होंने बांग्ला वर्णमाला लिखी थी, यह सही है। वे संस्कृत के अध्ययन पर ब्राह्मण जाति के एकाधिकार के विरोधी थे, यह भी सही है। उन्होंने संस्कृत कॉलेज में पाश्चात्य चिंतन का आरंभ किया, यह भी सही है। परमहंस मंडली के संस्थापक सदस्यों में से एक थे? नहीं, परमहंस मंडली की स्थापना 1849 में
आत्माराम पांडुरंग, बालकृष्ण जायकर और दादोबा पांडुरंग के नेतृत्व में की गई थी। इसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर का कोई रोल प्ले नहीं था और इसकी स्थापना बॉम्बे में की गई थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 को पढ़ते हैं। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना, और अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखी है तो नो डाउट आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, हर एक क्वेश्चन रिवाइज हो रहा होगा अच्छे से, और बहुत सारे फैक्ट नए नए जो मैं बता रहा हूँ वो भी आपको याद हो रहे होंगे। तो वीडियो को शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ भी, और चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, क्योंकि इसी तरीके से यूपी पीसीएस के साथ साथ आरओ की भी तैयारी आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी। चलिए टॉपिक पे आते हैं। प्राचीन रचनाएं और रचनाकार की बात करेंगे। अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि ने की है, महाभाष्य की रचना पतंजलि ने, प्रबंध चिंतामणि की रचना मेरुतुंग ने, और परिशिष्ट पर्व ये हेमचंद्र ने लिखी है। तो ए ऑप्शन सही हो गया। 74 देखते हैं। अंग्रेजी सिखाने के लिए स्कूलों का जाल बिछा देने का विचार सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के एक सिविल सेवक चार्ल्स ग्रांट के मन में आया था। बिल्कुल सही है। और इन्हें भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता भी कहा जाता है, जन्मदाता, यह भी सही है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते, तो बी सही हो जाएगा। समाचार पत्र की बात करें, देखिए द पायनियर आपका महात्मा गांधी जी ने पब्लिश नहीं किया था, बल्कि ये एक अंग्रेज व्यक्ति थे जिनका नाम था जॉर्ज एलन, इन्होंने प्रकाशन के रूप में काम किया। नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू जी सही है। स्वदेश वाहिनी के लिए सीआर रेड्डी नहीं थी, बल्कि कौन थे, के रामकृष्ण पिल्लै थे। क्या नाम था, के रामकृष्ण पिल्लै। फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास सही थे। यहाँ पे सही सुमेलित पूछ रहा है तो 2 और 4 ही सही सुमेलित है, अर्थात सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं 76 की, मराठा सरदार और संबंधित क्षेत्र। गायकवाड़ बड़ौदा के थे, होलकर इंदौर के थे, भोसले नागपुर के और पेशवा पूना के, इसीलिए यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। 1 2 3 4। 76 है यहाँ 77 डेल्टा के प्रकार। जैसे चापाकार डेल्टा की बात करेंगे तो राइन नदी यूरोप में बनाती है, पंजाकार डेल्टा मिसिसिपी नदी यूएसए में बनाती है, ज्वार नदमुखी डेल्टा हडसन नदी बनाती है आपके यूएसए में ही, और दंताकार डेल्टा ये टाइबर नदी जो कि इटली में होती है ये बनाती है। तो ए ऑप्शन सही होगा। कौन सा सही सुमेलित है? सुनामी एक दीर्घ तरंग है जो समुद्र तल के समानांतर विशाल तरंगों के रूप में संचरित होती है, परंतु खुले सागरों में इन तरंगों की अधिकतम ऊंचाई 1 मीटर होती है। तो ये बात तो सही है। वर्ष 2004 में इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के तट पर आई भयंकर सुनामी हिंद महासागर की तली में बर्मी प्लेट के भारतीय प्लेट के नीचे क्षेपण के परिणाम स्वरूप हुई थी? नहीं, तो बर्मा की प्लेट क्षेपित नहीं हुई थी, बल्कि भारतीय प्लेट का क्षेपण हो गया था बर्मा की प्लेट के नीचे, इसलिए ये गलत हो गया, पहला ही केवल सही है। क्वेश्चन नंबर 79 को देख लेते हैं। नेक्स्ट यहां पर क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से मध्य महाद्वीपीय मेखला में स्थित ज्वालामुखी है कौन कौन से भैया? मध्य महाद्वीपीय मेखला में अगर आप देखोगे तो आप इसमें देखोगे स्ट्रॉम्बेली देखने को मिलेगा, अरारात देखने को मिलेगा, कोह सुल्तान मिलेगा, लेकिन सेंट हेलेना नहीं है, क्योंकि ये मध्य अटलांटिक मेखला में मध्य महाद्वीपीय मेखला में नहीं है। और आगे चलते हैं। अच्छा, स्ट्रॉम्बेली को कहेंगे क्या कहते हैं हम? स्ट्रॉम्बेली को भूमध्य सागर का प्रकाश वर्ष भी कहा जाता है, प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं, इटली में होता है ये। 80 नंबर है पर्वत श्रृंखला और इसके सर्वोच्च बिंदु। देखो एक होता है एल्बुर्ज, एल्बुर्ज की बात करेंगे तो ये आपको दामावंद पे देखने को मिलेगी। काकेशस की बात करेंगे तो ये आपको यहाँ पे एल्बुर्ज देखने को मिलेगी। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की देखेंगे तो आपको किसुस्को देखने को मिल जाएगी, और आल्प्स की अगर हम देखेंगे तो माउंट ब्लैंक देखने को मिलेगी। तो ए ऑप्शन सही हो गया। कृत्रिम वर्षा हेतु सिल्वर आयोडाइड के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? 1946 में बी वॉनगुट ने सिल्वर आयोडाइड प्रविधि द्वारा कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयास किया था, सही है। सिल्वर आयोडाइड को इन मेघों पर छिड़कने के पूर्व एसीटोन नामक अत्यधिक ज्वलनशील तरल पदार्थ के साथ गर्म किया था, यह भी सही है। कृत्रिम वर्षा की यह प्रविधि अत्यधिक महंगी है, तो दोस्तों अत्यधिक महंगी तो नहीं है, अर्थात कि कम महंगी है ये, और इस प्रविधि का प्रयोग केवल उन्हीं मेघों में प्रभावकारी है जिनमें प्राकृतिक रूप से वृष्टि की संभावनाएं भी विद्यमान हो। तो सी वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि ये महंगी नहीं है, क्योंकि एक बार अगर आप इसका यूज करते हो तो मुश्किल से 1 ग्राम से भी कम इसकी जरूरत पड़ती है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को न्यायिक समीक्षा की शक्ति नहीं देता है? तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आर्टिकल 138 नहीं देता है, बाकी आर्टिकल 132, 136, 134 या फिर आर्टिकल 13 देख लो, या आर्टिकल 32 देख लो, आर्टिकल 131 देख लो, ये सभी न्यायिक समीक्षा के अधिकार देते हैं, जबकि 138 इसकी अधिकारिता की वृद्धि से संबंधित है। 138 किससे संबंधित है? इसकी अधिकारिता की वृद्धि से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 83 की बात करते हैं। नीचे मिट्टियों के कुछ प्रकार दिए गए, इसके बारे में सत्य कथन कौन सा होगा ये देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे साइरोजेम मृदा मध्य अक्षांशीय शुष्क मरुस्थलों में पाई जाने वाली एक क्षारीय मृदा होती है, यही इसका सही स्टेटमेंट होगा।
नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं देश और पेट्रोलियम खनन की, जैसे सऊदी अरब का एक पेट्रोलियम खनन क्षेत्र है घावर, कुवैत की बात करेंगे तो बुरहान पहाड़ी, ईरान की बात करेंगे तो लाली, और इराक की बात करेंगे तो किरकुक। ये कई बार पूछा था किरकुक, ध्यान देना इराक है कि ईरान, इसको लेके कंफ्यूजन पैदा करता है। ए वाला ऑप्शन सही होगा। फिर देखते हैं निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो रूसवासी कज्जाक को किर्गिज नाम से भी संबोधित करते हैं ताकि वे यूरोपीय कासक से भिन्न लगे। चीन के सिक्यांग और कजाकिस्तान में भी कज्जाक पाए जाते हैं, और कज्जाक के तंबू क्राल कहलाते हैं, या कज्जाक सामान्यतः मंगोलाइड प्रजाति से होते हैं। तो देखो कज्जाक के जो तंबू होते हैं, रहने का स्थान होता है, वो युर्त कहलाता है। क्या कहलाता है? युर्त कहलाता है, क्राल नहीं कहलाता। 86 नंबर पे देखते हैं फ्रांस के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। फ्रांस में निर्मित विश्वविख्यात शराब शैंपेन अंगूर से तैयार की जाती है, जिसका उत्पादन बोर्डो में होता है। नहीं, बोर्डो में नहीं होता, बल्कि शैंपेन नाम का एक वहां पे जिला है दोस्तों। क्या है वहां पे? शैंपेन नाम का एक जिला है, और इसीलिए इसको शैंपेन भी कहा जाता है क्योंकि यहीं पे निर्मित होती है। तो पहला ही इसका गलत हो गया। फ्रांस का रेशमी वस्त्र उद्योग राइन घाटी में संकेंद्रित है, यह भी सही है। और फ्रांस की सीन नदी इंग्लिश चैनल में गिरती है, जो कि पेरिस इसी नदी के तट पर है, यह भी सही है। फ्रांस एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए इसे किसानों का देश भी कहते हैं, यह भी सही है। तो केवल पहला ही गलत हो गया। नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित हड़प्पा कालीन स्थलों में से कौन सा एक महाराष्ट्र में स्थित है। तो दायमाबाद एक महाराष्ट्र में स्थित है, आलमगीरपुर आपका यूपी में है, राखीगढ़ी आपका हरियाणा में है, मांडा आपका जम्मू कश्मीर में है। फिर आगे देखते हैं सभा का ऋग्वेद में 8 बार उल्लेख मिलता है, समिति का ऋग्वेद में 9 बार उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। तो बस आपका यही स्टेटमेंट आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा कि ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं और ये भी पूरा स्टेटमेंट सही है, लेकिन ऋग्वेद में नहीं कहा गया है, ये अथर्ववेद में कहा गया। किस में कहा गया? अथर्ववेद में। और यहाँ पे क्या पूछ रहा है? सत्य कथन। तो पहला और दूसरा ही केवल सही होगा। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के न्यायिक अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा राज्य शामिल नहीं है। तो इसमें मिजोरम भी आता है, नागालैंड भी आता है, अरुणाचल प्रदेश भी आता है, और असम का तो रहता ही है, लेकिन मेघालय नहीं आता है। यहां देखते हैं कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। सोडियम क्लोरेट एक शाकनाशक है, लिथियम बाइकार्बोनेट गठिया का उपचार करता है, जिंक फास्फेट रोडेंट नाशी होता है, कपास प्रोटीन नहीं है दोस्तों, ये प्राकृतिक रूप से सेलुलोज से निर्मित होते हैं जो वनस्पतियों में मिलते हैं, तो इसलिए कपास प्रोटीन नहीं बल्कि सेलुलोज है। नेक्स्ट हम देखते हैं राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, ये आपके वाराणसी में स्थित है। नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए छोटा नागपुर पठार का अग्रभाग मेघालय का पठार है, जो कि इंडो तिब्बत पठार का हिस्सा होता है। नहीं, छोटा नागपुर पठार का जो अग्रभाग है वो मेघालय का पठार है, बिल्कुल नो डाउट है, लेकिन ये इंडो तिब्बत पठार का हिस्सा नहीं है, बल्कि पश्चिम बंगाल में मालदा गैप से अलग हो जाता है, जो कि सामान्यतः प्रायद्वीपीय भारत का पठार होता है, प्रायद्वीपीय भारत के पठार का हिस्सा होता है। तो पहला गलत हो गया। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी विंध्याचल के समानांतर दक्षिण में स्थित है, और यह पश्चिम में राजपीपला पहाड़ी से प्रारंभ होकर पूर्व में महादेव व मैकाल पहाड़ियों तक विस्तृत होती है। तो ये बात बिल्कुल सही है। फिर वहीं पे विंध्याचल पर्वत पूर्व से पश्चिम भारनेर, कैमूर, पारसनाथ पहाड़ियों के समूह में स्थित है। तो ये गलत लिखा हुआ है। अगर आप इसे पूरब से पश्चिम नहीं बल्कि वेस्ट टू ईस्ट करेंगे तो सही हो जाएगा। भारनेर पहले मिलेगा, फिर कैमूर की पहाड़ियां, फिर पारसनाथ की पहाड़ियां मिलती, जो झारखंड में आपको देखने को मिल जाती है। महादेव पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक, जो कि पंचमढ़ी के निकट स्थित है। नहीं मेरे भाई, ये अमरकंटक में नहीं है बल्कि धूपगढ़ चोटी पर है, तो इसीलिए यहां पर देखोगे कि केवल दूसरा ही सही है। नेक्स्ट है राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए राज्यपाल मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है जो उसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, सही है। राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता को नियुक्त करता है जो उसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, यह भी सही है। राज्यपाल लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उनके सदस्यों की नियुक्ति करता है जो उसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करते नहीं है, ठीक है, तो यह भी सही है। राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है जो उसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, तो बस यही स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। देखो कितनी बारीकी से ये गलती कर रहा था, प्रसाद पर्यंत पद धारण, और ये शब्द यहाँ पे दिखता ही नहीं, और आप इसको लगा के चले जाते, बस यही स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। कितनी बारीकी से ऑब्जर्व करना पड़ता है, तब जाके आपके एक एक प्रश्न की कीमत सही होती है। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा। तो लाभ के पद का निर्णय अगर हम देखें तो राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्य विधानमंडल और केंद्रीय संसद करती है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय आपका नहीं करता है। तो 1, 2, 3 आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 को देखते हैं। संसद की लोक लेखा समिति के बारे में सत्य कथन की बात करो। इसका गठन भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत पहली बार 1921 में हुआ था, सही है। वर्तमान में इसके 22 सदस्य हैं जो लोकसभा से चुने जाते हैं, जिनका कार्यकाल 1 वर्ष होता है। देखिए लोकसभा से आते हैं लेकिन केवल 15 सदस्य आते हैं, जबकि राज्यसभा से 7 सदस्य आते हैं, तो इसीलिए ये वाला गलत हो गया।
समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाएगी और 1967 से परंपरा चली आ रही है कि यह विपक्षी दल से ही चुना जाता है। तो यह भी सही है। तो 1 और 3 सही है। 96 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहां पर देखते हैं, संसद में विश्वास प्रस्ताव प्रधानमंत्री या उनकी मंत्रिपरिषद या उनमें से कोई एक सदस्य रख सकता है। बिल्कुल सही है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के किसी भी सदस्य के द्वारा लाया जा सकता है। यह भी सही है। भारत के संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। यह भी सही है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो प्रधानमंत्री को त्यागपत्र दे देना चाहिए। भारतीय संविधान में स्पष्टता उल्लेख है। ये ऐसा इस प्रकार का स्टेटमेंट कहीं भी नहीं दिया गया है कि प्रधानमंत्री को त्यागपत्र दे देना चाहिए। संविधान में नहीं लिखा गया। ठीक है, ये लोकसभा के नियमों में ही है। हालांकि प्रधानमंत्री के साथ साथ पूरी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है, लेकिन ये संविधान में वर्णित नहीं है। तो यही स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। 97 की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हाथी भारत का सबसे बड़ा स्थलीय स्तनपायी होता है और भारतीय हाथी को भारतीय वन्य संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची फर्स्ट और साइट्स की परिशिष्ट वन में डाला गया है। वहीं माइक कार्यक्रम एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है जो हाथियों की मृत्यु दर के स्तर, प्रवृत्तियों और कारणों को मापता है और इसकी स्थापना WWF नहीं दोस्तों, बल्कि साइट्स के द्वारा ही की गई है 1997 में। तो दूसरा गलत हो गया, केवल पहला ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, एक सही सुमेलित नहीं है। संवैधानिक प्रावधान और स्रोत। विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति कनाडा से नहीं है, बल्कि कहां से है? आयरलैंड से। कहां से? आयरलैंड से। विधि का शासन ब्रिटेन के संविधान से और राष्ट्रपति पर महाभियोग अमेरिकी संविधान से। तो बी वाला गलत हो जाएगा। यदि किसी प्रजाति को वन्य प्राणी जात एवं वनस्पति की संकटापन्न प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर संधि के परिशिष्ट वन में शामिल किया था, तो इसका मतलब क्या हो गया कि निकट भविष्य में वह प्रजाति वन क्षेत्र से विलुप्त हो जाने के अति जोखिम उच्च संभावना की ओर ग्रस्त है। इसके संरक्षण की जरूरत बिल्कुल आ चुकी है। तो बी हो जाएगा। कार्बन कर के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? यह कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन पर लगाया जाने वाला पर्यावरणीय कर है। कार्बन कर पे सर्वप्रथम फिनलैंड ने 1990 में लगाया था। भारत ने कार्बन कर 1 जुलाई 2010 को लगाया। और कार्बन कर अर्थव्यवस्था पे सकारात्मक प्रभाव डालते हैं? बिल्कुल नहीं। ये सकारात्मक अर्थात पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही प्रभाव डाल सकते हैं। 101 देखते हैं। नदियों, झीलों और तालाबों के जल में अजैविक और जैविक पोषण तत्वों के सांद्रण में वृद्धि सुपोषण कहलाती है। बिल्कुल सही। सुपोषण के परिणामस्वरूप जल में ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि नहीं होती दोस्तों, कमी होती है, जो कि जलीय जैव विविधता में वृद्धि का मुख्य कारण होता है। ऐसा नहीं होता है, इसमें कमी देखने को मिलती है, जिसको हम लोग इन शॉर्ट BOD कहते हैं। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की मात्रा कम होने लगती है। तो केवल पहला ही सही है, दूसरा गलत हो गया। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कि अभिकथन की बात करेंगे। सौर कलंक सूर्य के अपेक्षाकृत ठंडे भाग होते हैं। सौर कलंक जो होते हैं सूर्य के अपेक्षाकृत ठंडे भाग होते हैं। सौर कलंक प्रबल चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करता है जो पृथ्वी के बेतार संचार व्यवस्था को बाधित भी करता है, सैटेलाइट वगैरह के कम्युनिकेशन को। तो दोनों ही सही है, लेकिन यहाँ पे बातें एक दूसरे से अपोजिट जा रही हैं। नेक्स्ट यहाँ पे उपकरण है और यहाँ पे आविष्कारक है। जैसे क्रेस्कोग्राफ की बात करेंगे जो कि JC बोस ने दिया था। ठीक है, JC बोस। और क्रेस्कोग्राफ क्या करता है? पौधों की वृद्धि को मापता है। ग्रामोफोन की बात करेंगे, एडिशन महोदय। लाउड स्पीकर होरस शॉर्ट और सुपर कंडक्टिविटी HK ओनस ने देखी थी। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। भारत में बजट निम्नलिखित में से कौन सा या किन अनुमानों को व्यक्त करता है? तो यहाँ पे देखोगे विगत वर्ष की वास्तविक प्राप्तियां तथा व्यय, चालू वर्ष के बजट अनुमान और संशोधित अनुमान, आगामी वर्ष के प्रस्तावित बजट अनुमान, ये सभी इसके सही आंसर हो जाएंगे डी। सिखों का खालसा में रूपांतरण किस सिख गुरु द्वारा किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। और ये इसके 10वें गुरु थे और इसकी स्थापना जो हुई थी 1699 में हुई थी। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध और जैन दोनों धर्मों में समान रूप से विद्यमान नहीं है? देखो, वेद प्रमाण के प्रति अनास्था दोनों में थी, आत्मदमन दोनों में थी, लेकिन अहिंसा की बात, आत्मदमन नहीं था। आत्मदमन तो दोस्तों केवल जैन पद्धति से संबंधित है, जिसमें आप देखोगे संथारा, संलेखना, ये सब जो पद्धति होती थी, ठीक है, जो चंद्रगुप्त मौर्य ने भी की थी। याद होगा, श्रवण बेलगोला में जाके अपने शरीर का त्याग कर दिया था। ये केवल जैन में होती है, बौद्ध में नहीं होती है। अहिंसा तो जैन और बौद्ध दोनों में थी। तो यहाँ पे केवल आपका हो जाएगा 2 वाला स्टेटमेंट कि बस यही आपके बौद्ध और जैन में समानता नहीं रखता है। 107 क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर कौन सा सही सुमेलित नहीं? कच्छ वनस्पति स्थल जो कि मैंग्रोव वनस्पति के नाम से जाना जाता है, तो देवी कौड़ा ओडिशा में है। पिचावरम, ये पिचावरम या पिचवरम कह दीजिए, तो ये तमिलनाडु में आता है, न कि केरल में। अचरा रत्नागिरी महाराष्ट्र में और मुथुपेट आपके तमिलनाडु में। तो बी वाला गलत हो गया। नेक्स्ट है
उपरोक्त में से किसका या किनका संबंध 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा से है? तो इंद्र नारायण द्विवेदी जी, मदन मोहन मालवीय जी, गौरी शंकर मिश्रा जी। 1, 2, 3 आपके सही हो जाएंगे। शुद्ध राष्ट्रीय आय से तात्पर्य क्या होता है? तो अवमूल्यन रहित सकल राष्ट्रीय आय इसे कहते हैं, यानी कि डेप्रिसिएशन हटाने के बाद जो बचती है आपकी, मतलब डेप्रिसिएशन रहित जो आपकी ग्रॉस नेशनल इनकम होती है उसे कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में स्टेम आम का उत्पादन कहाँ होता है? स्टेम आम के उत्पादन की बात करें तो सहारनपुर और मेरठ में होता है। 53 मिलियन प्लस नगरीय संकुलनों, नगरों में सर्वाधिक नगरीय संकुलन किस राज्य में स्थित है? तो केरल में। केरल में भी 7 है और यूपी में भी 7 है, दोनों में बराबर है। निम्नलिखित में से कौन सी गर्म जलधारा होती है? तो गर्म जलधारा की बात करेंगे तो ब्राजीलियन जो जलधारा है वो गर्म जलधारा अटलांटिक महासागर में, जबकि फॉकलैंड, लैब्राडोर, कनारी ये सभी ठंडी जलधारा है, जबकि ब्राजील क्या है आपकी गर्म जलधारा हो गई। तो यहाँ पे पूछ रहा है कौन सी गर्म जलधारा, तो केवल सी हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर केवल मकर रेखा जाती है, सही है। और ब्राजील से विषुवत एवं मकर रेखा दोनों जाती हैं, यह भी आपकी बात सही है। मध्य अमेरिकी देशों में केवल ग्वाटेमाला से कर्क रेखा जाती है, बिल्कुल नहीं। ये ग्वाटेमाला छोड़ो, किसी भी मध्य अमेरिकी देश से नहीं जाती, बस मैक्सिको से जाती, जो उन मध्य अमेरिकी देशों से ऊपर होता है, तो मैक्सिको से जाती है। तो तीसरा गलत है, पहला दूसरा सही हो जाएगा। 114 नंबर को देखें, विकिरणों के माध्यम से मनुष्य में सबसे ज्यादा प्रभाव मस्तिष्क पर पड़ता है? नहीं, आंखों पर पड़ता है। किस पे पड़ता है? आंखों पर। और विकिरणों के माध्यम से मनुष्य के अंगों में सबसे कम हानि आंख पे होती है? नहीं, मस्तिष्क में सबसे कम होती है और आंखों पे सबसे अधिक होती है। तो 114 का डी हो जाएगा, न तो 1 सही है नहीं 2। नेक्स्ट है आपका 2011 की जनसंख्या के अनुसार उत्तर प्रदेश के न्यूनतम जनघनत्व वाले जिले बता दो। तो ए ऑप्शन हो जाएगा। ललितपुर में कितना है? ललितपुर में आपके 242 है। सोनभद्र में कितना है? 270 है। और हमीरपुर में कितना है? 275। तो ये आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे। जनजातियों की बात करें तो यहाँ पर देखेंगे जनजातियां और संबंधित क्षेत्र। अगर आप इसे देखोगे तो बोरो जनजाति आपको ब्राजील में मिलेगी, नबा जनजाति आपको सूडान में मिलेगी, फुलानी जनजाति आपको पश्चिमी अफ्रीका में, और बंतू जनजाति आपको दक्षिण अफ्रीका में मिलती है। तो इसलिए आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं 117 नंबर पे, निम्नलिखित पत्तनों में से कौन सा एक स्वेज नहर का सबसे दक्षिणी पत्तन होता है? तो स्वेज नहर की अगर हम बात करें तो पोर्ट स्वेज हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे ये आपका हो गया क्या, रेड सी हो गया, और यहाँ पे भूमध्य सागर हो गया। तो यहाँ पे एक स्वेज नहर मिलती है, तो यहाँ पर तो देखने को मिलेगा आपको पोर्ट सईद। क्या मिलेगा? पोर्ट सईद। लेकिन यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? पोर्ट स्वेज देखने को मिलेगा। तो ये यहाँ पे दक्षिणी पूछ रहा है ना, हाँ ये हो जाएगा पोर्ट स्वेज और ये हो जाएगा पोर्ट सईद। तो डी ऑप्शन नहीं बल्कि ए ऑप्शन हो जाएगा। तो पोर्ट स्वेज रहेगा दोस्तों सबसे दक्षिणी। अब यहाँ पे सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलाई, जैसे अमृत क्रांति नदियों को जोड़ने की योजना है, भूरी क्रांति ऊर्जा एवं उर्वरक उत्पादन है, सुनहरी क्रांति फल उत्पादन, और रजत क्रांति अंडा उत्पादन, यानी ए ऑप्शन सही होगा। 120 नंबर पे देखते हैं, यहाँ पे कुछ संगठन है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे और उनके मुख्यालय, जैसे एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक का टोक्यो जापान में नहीं है बल्कि मनीला में है। कहाँ पे? मनीला फिलीपींस में आता है। न्यू डेवलपमेंट बैंक संघाई में है। AIIB यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की बात करेंगे तो इसका बीजिंग हो जाएगा, और WTO का मुख्यालय जिनेवा में हो जाएगा। लेकिन ADB का मुख्यालय आपके मनीला फिलीपींस में स्थित है। तो यहाँ पे आपका केवल एक वाला सही सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट है आपका पूर्व के ग्रेट ब्रिटेन के उपनाम से किसको जाना जाता है? तो जापान को। इसको एक अन्य नाम से भी जानते हैं, सूर्योदय का देश भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका किस वर्ष राष्ट्रीय निवेश निधि की स्थापना हुई थी? तो ये आपकी जनवरी 2005 में स्थापना की गई थी। एक मंत्री जो किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है उसे कितने दिनों के अंदर अनिवार्य रूप से किसी एक सदन का सदस्य बनना पड़ेगा? तो इसको सिंपली आपने पढ़ा है 6 माह के अंदर, या 6 माह कह दो या फिर 180 दिन कह सकते हो। नेक्स्ट है उर्दू को उत्तर प्रदेश की द्वितीय भाषा के रूप में सरकारी मान्यता कब दी गई थी? तो 1989 में दे दी गई थी। और पहली भाषा क्या है? हिंदी है। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 60% है, लगभग 60.3% है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे पूछ रहा है किराना घराने से संबंधित कौन कौन है? तो आप देखोगे गंगूबाई हंगल भी है, रोशन आरा बेगम भी है, भीमसेन जोशी जी भी हैं। किराना घराने की अगर हम बात करते हैं तो ये आपके सहारनपुर से संबंधित है, सहारनपुर से संबंधित है। कंप्यूटर मॉनिटर से उत्सर्जित होने वाली अल्फा और बीटा किरणें व्यक्ति की आंख के किस भाग को सबसे अधिक हानि पहुंचाती हैं? तो ये आपके कॉर्निया को हानि पहुंचाती हैं।
मनरेगा कामगारों के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया। कब से आधार कार्ड अनिवार्य किया गया? 2017 से। नासा के किस उपग्रह द्वारा ओजोन छिद्र की उपस्थिति का पता लगाया गया? तो ये सही हो जाएगा, निम्बस 7 के द्वारा पता लगाया गया, जिसको 1978 में छोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 129 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 हो गया, वन संरक्षण अधिनियम 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, परंतु जैव विविधता अधिनियम 2000 नहीं बल्कि 2002 में आता है। तो डी ऑप्शन है। भूरेलाल कमेटी जो है वो किससे संबंधित है? वाहनों के उत्सर्जन मानक सेट करने पे, जो आपने BS1, BS2, BS3, BS4 और फिर डायरेक्ट BS6 की बात करते हैं हम लोग, तो ये भूरेलाल कमेटी इससे संबंधित है। आगे देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 20 लगभग, जो अप्रैल से संबंधित है। अप्रैल 2024 में किस राज्य सरकार द्वारा IUCN प्रतिनिधियों के पर्यवेक्षण में नीलगिरी ताहर सर्वेक्षण का आयोजन किया गया? तो ये तमिलनाडु के द्वारा किया गया है। अप्रैल 2024 में निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा वर्ष 2030 तक अंतरिक्ष में यात्रियों को भेजने के लिए उद्देश्य से सेनझाऊ 18 मिशन लॉन्च किया जाएगा? ये हो जाएगा आपका चीन। अप्रैल 2024 में निम्नलिखित में से किस देश ने अवैध प्रवासन की समस्या को रोकने के लिए रवांडा सुरक्षा शरण और अप्रवासन विधेयक को पारित किया है? तो ये यूके हो जाएगा, यूके। अप्रैल 2024 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल रूप से वितरित सेवाओं के निर्यात के मामले में भारत कौन से स्थान पे जो अपनी सेवाओं को क्या कर रहा है? डिजिटल रूप से निर्यात कर रहा है। तो इस मामले में भारत चौथे नंबर पे आ चुका है। अप्रैल 2024 में जूस जैकिंग हमला किससे संबंधित है? तो सार्वजनिक चार्जिंग पोर्ट के संभावित दुरुपयोग से। 136 नंबर पे देखते हैं। अप्रैल 2024 में मातावरी पेरा प्रसाद और रिगनई पचरा वस्त्रों को GI टैग दिया गया। ये कहाँ से संबंधित है? तो ये त्रिपुरा से है। अब देखिए, करंट में ये जो सारे प्रश्न हैं ये डायरेक्टली बस रटने वाले हैं, तो आपको बस रट लेना है। बाकी क्वेश्चन मैंने अप्रैल के करंट अफेयर्स वाले भी मैंने आपको घटना सर हाफ ईयरली में कंप्लीट कराए हैं, तो वहाँ पे डिटेल भी बताइए, तो वहाँ से समझ में आ रहा होगा। जैसे अप्रैल 2024 के केंद्र सरकार द्वारा अडानी ग्रुप के विजिंगम पोर्ट को भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में संचालित करने की अनुमति मिली है, और ये विजिंगम पोर्ट कहाँ पे? केरल में स्थित है। अप्रैल 2024 में निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा रूसी लेसेंट जैसे दिखने वाले हमलावर ड्रोन का परीक्षण किया गया? ये ईरान में किया गया। फिर आगे देखते हैं। अप्रैल 2024 में भारतीय मूल की किस महिला को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये हो जाएगा आपका जसलीन कौर। क्वेश्चन नंबर 140 है। अप्रैल 2024 में किस देश की संसद द्वारा समलैंगिक संबंध को अपराध ठहराए जाने वाला एक विधेयक पारित किया गया है? तो इराक में हो जाएगा। अप्रैल 2024 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा AI संचालित डिजिटल स्वास्थ्य प्रमोटर सराह यानी स्मार्ट AI रिसोर्स असिस्टेंट फॉर हेल्थ के लिए ये किसके द्वारा शुरू किया गया? तो WHO के द्वारा शुरू किया गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अप्रैल 2024 में निम्न अफ्रीकी देशों में से किस एक ने सूखे के कारण राष्ट्र आपदा घोषित किया? सूखे के कारण को राष्ट्र आपदा घोषित किया तो जिम्बाब्वे ने घोषित किया। क्वेश्चन नंबर आपका आएगा 143। अप्रैल 2024 में निम्नलिखित में से कौन विप्रो लिमिटेड के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं? तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर श्रीनिवास पल्लिया। अप्रैल 2024 में किन्हें विश्व बैंक में आर्थिक सलाहकार पैनल का सदस्य नियुक्त किया गया है? तो राकेश मोहन जी को नियुक्त किया गया है। 145। अप्रैल 2024 में युद्ध की दृष्टि से भारतीय वायुसेना की तैयारी के परीक्षण के उद्देश्य से गगन शक्ति 2024 अभ्यास का आयोजन कहां पे किया गया? तो पोखरण राजस्थान में। अप्रैल 2024 में निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा बिम्स्टेक चार्टर को स्वीकृति दी गई है? तो ये आपका हो जाएगा नेपाल। अप्रैल 2024 में निम्नलिखित में से किसने एसोचैम समूह के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया? संजय नायर ने ग्रहण किया है। अप्रैल 2024 में विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो अबू धाबी में किया गया। कहाँ पे? अबू धाबी में। नेक्स्ट हम देखते हैं। अप्रैल 2024 में निम्नलिखित में से कौन देश के नौसेना अध्यक्ष नियुक्त किए गए नए अभी? तो ये हो जाएंगे वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। और लास्ट प्रश्न आपका अप्रैल 2024 में नलिन प्रभात निम्नलिखित में से किसके महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं? तो ये आपके NSG हो जाएगा। तो ये न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप्स की बात नहीं हो रही है बल्कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स की बात हो रही है। इसके नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। जो NSG कमांडो होते हैं जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगे होते हैं, तो इसके महानिदेशक भी होते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि हमारा टेस्ट नंबर 18 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है।
अब मैं आपको टेस्ट नंबर 19 और 20 भी आपको कल या परसों तक करा दूंगा, एक एक दिन के गैप पे, चाहे टाइम मिलते ही, क्योंकि प्रीलिम्स नजदीक आ रहा है। तो आप लोगों को भी ये जरूरी है कि टेस्ट पेपर के साथ साथ अपनी बेसिक नोट्स की तैयारी जरूर करते रहिए, चाहे वो घटना चक्र के शॉर्ट नोट्स हो या क्लास नोट्स हो या फिर जो भी आपने अपनी बुक वगैरह प्रिफर की हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।